हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज का जो अपना टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि मैंने जो देखा है ये ऐसा टॉपिक है जिसका हर छोटे से बड़े नेटवर्क में आप कहीं भी जाएंगे ये आपको इम्प्लीमेंटेड मिलेगा। इसलिए इस टॉपिक को बड़े ध्यान से समझिएगा और ये रियल वर्ल्ड में आपको बहुत यूज आने वाला है। हर जगह कोई भी छोटा नेटवर्क हो या मिडिल लेवल का नेटवर्क हो या बड़े लेवल का नेटवर्क हो, ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड आपको मिलेगा। तो आज का अपना टॉपिक है DHCP। तो इसको समझने के लिए पहले आइए चलते हैं MS पेंट में। आज का जो अपना टॉपिक है उसका नाम है DHCP। DHCP का फुल फॉर्म है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म हो गया डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो सबसे पहले समझते हैं कि DHCP होता क्या है और ये वर्क कैसे करता है, इसमें कौन कौन से पोर्ट्स यूज होते हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए हम लोग एक छोटा सा पहले तो सबसे पहले ये समझते हैं कि DHCP की हमें जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि DHCP के पहले भी तो नेटवर्क डिजाइन होते थे और वहाँ पे IP एड्रेसेस इम्प्लीमेंट होते थे, बट DHCP में ऐसा क्या है कि इसकी हमें नीड पड़ी। तो आइए सबसे पहले इसको समझते हैं। तो होता क्या है कि सपोज यहाँ पे एक छोटा सा नेटवर्क बना हुआ है जहाँ पे कुछ आपके इस टाइप के नोड्स या सिस्टम या कंप्यूटर्स जो भी आप इनको कहना चाहें, ये आपके स्विच के साथ कनेक्टेड हैं। सपोज यहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ होस्ट हैं, 10, 5, 20, 50। तो इनको आपस में कम्युनिकेशन कराने के लिए आप मैन्युअली एक एक स्विच के ऊपर भी जा करके IP एड्रेस वगैरह असाइन करा सकते हैं। बट यदि यही नेटवर्क आपका बड़ा हो गया और अब यहाँ पे हमारे पास जो यूजर्स हो गए, नंबर ऑफ यूजर्स हो गए, 1000 यूजर्स आपके पास यहाँ पे हो गए। अब 1000 यूजर के पास जा करके एक एक सिस्टम में आपको IP एड्रेस मैन्युअली असाइन करना, फिर उसकी इन्वेंट्री मेंटेन करना कि हमने किस यूजर को कौन सा IP एड्रेस असाइन किया है, ये थोड़ा सा लेंदी वर्क हो जाएगा और इन्वेंट्री मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। हमेशा के लिए आपको प्रॉब्लम रहेगी, कभी यूजर को प्रॉब्लम आए, यूजर ने आपको कॉल किया तो आपको देखना पड़ेगा कि उस यूजर को क्या IP दिया है। तो इस टाइप की इश्यूज आएंगे यदि आपका नेटवर्क बड़ा हो जाता है और IP को यदि आप मैन्युअली असाइन करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो जिसको आप अपने नेटवर्क में इम्प्लीमेंट कर दें। तो जिन भी सिस्टम्स को आप चाह रहे हैं आपके नेटवर्क में, जो यूजर्स या जो नोड्स आपके नेटवर्क में कनेक्टेड हैं, उनको IP एड्रेस ऑटोमेटिकली असाइन हो जाए और वो आपके नेटवर्क में कम्युनिकेट करने लगे, तो आपका काम कितना इजी हो जाएगा। जहां अभी हम 1000 नंबर ऑफ यूजर्स को जाकर के एक एक सिस्टम में IP एड्रेस असाइन करते थे, सेम उन्हीं यूजर्स को ऑटोमेटिक IP एड्रेस मिल जाए और हम लोग जिस पूल या जिस सबनेट का चाह रहे हैं उस सबनेट का IP एड्रेस उन्हें असाइन हो जाए और वो सब आपस में कम्युनिकेट करने लगे, तो हमारा काम काफी इजी हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस के लिए DHCP का रिक्वायरमेंट बना। अब होता क्या है एक्चुअली, यदि अभी हम लोग लेटेस्ट में देख रहे हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग काफ़ी बूम में है और क्लाउड कंप्यूटिंग काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो बेसिकली जैसे आप लोग देखते होंगे कि यदि हम AWS के टर्म्स में बात करें तो जब आप VPC और उसके अंदर EC2 इंस्टेंसेस वगैरह डिप्लॉय करते हैं या फिर एजोर में आप VM वगैरह डिप्लॉय करते हैं, तो जैसे ही आपने VM या EC2 आप डिप्लॉय करते हैं तुरंत आप चेक करेंगे कि आपकी सिस्टम को एक ऑटोमेटिक एक IP एड्रेस असाइन हो जाता है। तो ये कैसे हो जाता है, बैकएंड में जो डेटा सेंटर, जो फिजिकल डेटा सेंटर रेडी है जहां से आपने वर्चुअली इन मशीन्स को डिप्लॉय किया है, वहां पे DHCP सर्वर ऑलरेडी बैकएंड में कॉन्फ़िगर्ड है और उन्हें नेटवर्क इंजीनियर या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर उन्हें मैनेज कर रहे हैं। तो एक्चुअल में आपको DHCP का यूज केस काफी मिलेगा रियल वर्ल्ड में, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इसको समझेंगे हम लोग एक एक टॉपिक को।
तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि DHCP वर्क कैसे करता है। इसी हम लोग बात करें कि वर्किंग ऑफ DHCP। तो DHCP वर्क कैसे करता है, जब भी इसको हम लोग एक प्रोसेस के थ्रू समझेंगे। DHCP जब भी आपके नेटवर्क में वर्क करता है तो उसके बैकएंड में एक DORA प्रोसेस चलती है, जिसे डोरा प्रोसेस भी कहते हैं। इसको समझते हैं, यही वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू आपके क्लाइंट को DHCP सर्वर के थ्रू या आपके होस्ट को या नोड्स को DHCP सर्वर के थ्रू IP एड्रेस असाइन होता है। तो समझते हैं कि ये डोरा प्रोसेस होती क्या है। एक छोटा सा नेटवर्क यहाँ पे डिजाइन करते हैं। सपोज यहाँ पे एक स्विच इंस्टॉल्ड है। ठीक है, और इससे आपके कुछ नोड्स यहाँ पे कनेक्टेड है। ये 3 या 4 नोड्स हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे और ये सिस्टम यहाँ पे कनेक्टेड है। तो इस अभी हो क्या रहा है कि इन चारों सिस्टम को यदि मैं आपस में कम्युनिकेट कराना चाहूँ तो हमारे पास फिलहाल यहाँ पे दो ऑप्शन है। जो पहले ऑप्शन की हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जहाँ पे चारों सिस्टम में जाके हम लोग एक सेम सबनेट का IP एड्रेस असाइन करा दें, और जैसे ही हम IP एड्रेस असाइन कराएंगे तो चारों आपके जो सिस्टम है, जो कंप्यूटर्स हैं, वो आपस में कम्युनिकेट करने लगेंगे। बट यदि हम ये चाहते हैं कि कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी हम लोग स्विच के ऊपर डेवलप करें या कॉन्फ़िगर करें, जिससे कि हमारे नोड्स को ऑटोमेटिक IP एड्रेस मिल जाए और वो आपस में कम्युनिकेशन करने लगे, तो इसके लिए जो प्रोसेस है वो है DHCP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो होता क्या है, जैसे ही आपका एक सिस्टम या आपका कंप्यूटर या नोड्स किसी स्विच या राउटर, जहां भी आपका DHCP सर्वर या विंडोज DHCP सर्वर बेसिकली मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि जो भी एक ऐसा सिस्टम हो जिसके ऊपर एक ऐसा नेटवर्क डिवाइस हो, सिस्टम भी नहीं कहना चाहिए, एक ऐसा नेटवर्क डिवाइस हो जो आपके नेटवर्क में ऑलरेडी अटैच्ड हो, जिसके ऊपर DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर्ड है, तो उसके साथ क्लाइंट का कम्युनिकेशन कैसे होता है और क्लाइंट को या नोड्स को IP कैसे असाइन होती है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब भी सपोज इस सिनेरियो के हिसाब से हम बात करें, तो यहाँ पे कंप्यूटर A को एक IP एड्रेस चाहिए, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले एक ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजेगा या अपने नेटवर्क में सर्च करने के लिए कि DHCP सर्वर कहीं है क्या, कोई DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर्ड है जो हमें ऑटोमेटिक IP एड्रेस दे सकता है। तो उस समय इस नोड की IP 0.0.0.0 होगी, जिसको हम लोग नल की IP एड्रेस भी बोलते हैं। पहले भी हम लोग इसकी बात कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। तो क्या होगा कि ये ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजेगा, इन द सेंस सबसे पहले ये डिस्कवर करेगा। जो इस डोरा प्रोसेस का सबसे पहला प्रोसेस है, डी स्टैंड फॉर डिस्कवर। तो यहाँ पे इसको समझते हैं। डी यहाँ पे जो DISCOVER सबसे पहले डिस्कवरी प्रोसेस होगा। ये सिस्टम क्या करेगा, आपके DHCP सर्वर को नेटवर्क में डिस्कवर करेगा, एक ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजेगा और DHCP को डिस्कवर करेगा। जैसे ही ये डिस्कवरी मैसेज आपके नेटवर्क में ट्रेवल करेगा और उसको DHCP सर्वर तक वो डिस्कवरी मैसेज पहुंचा, तो DHCP सर्वर क्या करेगा, उस मैसेज को रिस्पॉन्ड करेगा, और उस मैसेज को रिस्पॉन्ड करके जो दूसरा प्रोसेस है वो है ऑफर। O स्टैंड फॉर ऑफर। DHCP सर्वर ये बोलेगा कि हाँ, जो कंप्यूटर A से मेरे पास एक IP एड्रेस के लिए डिस्कवरी मैसेज आया है, उसको मैं IP एड्रेस असाइन कर सकता हूँ या उसको एक IP एड्रेस दे सकता हूँ।
और मेरी तरफ से ये एक आईपी एड्रेस का ऑफर है। सपोज यहाँ पे जो भी नेटवर्क क्लास ए बी सी का चल रहा होगा, उन क्लास में से जिस सबनेट का नेटवर्क यहाँ पे रनिंग में होगा, उस सबनेट का एक आईपी एड्रेस का ये ऑफर करेगा होस्ट ए के लिए। ठीक है, फिर होस्ट ए के पास जैसे ही वो मैसेज रिसीव होगा, तो होस्ट ए क्या करेगा, यहाँ पे जो थर्ड प्रोसेस होगी, आर स्टैंड फॉर REQUEST रिक्वेस्ट, होगा क्या, सपोज यहाँ से एक आईपी एड्रेस चला, इस तरफ से एक आईपी एड्रेस यहाँ पे DHCP सर्वर ने इसको ऑफर किया 10.27.40.10, ये आईपी एड्रेस का ऑफर आया DHCP सर्वर की तरफ से क्लाइंट ए के लिए। तो क्लाइंट ए क्या करेगा कि इस ऑफर को एक्सेप्ट करने से पहले एक आर्प रिक्वेस्ट होती है, जिसको एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल बोलते हैं, आर्प, ARP। अब ये आर्प रिक्वेस्ट का क्या मतलब होगा, आर्प प्रोसेस यहाँ पे क्यों चली, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल एक आर्प रिक्वेस्ट भेजेगा, जो भी इसके पास आईपी एड्रेस का ऑफर आया उसको एक्सेप्ट करने से पहले नोड्स ए जिस नेटवर्क से कनेक्टेड है उस पूरे नेटवर्क में एक आर्प रिक्वेस्ट भेजेगा और चेक करेगा कि जो आईपी एड्रेस का ऑफर मेरे लिए आया है, हो सकता है कि वो आईपी एड्रेस किसी दूसरे नोड्स को ऑलरेडी असाइन हो, तो फिर आईपी एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट का प्रॉब्लम आ जाएगा। तो आईपी की डुप्लीकेसी चेक करने के लिए वो एक आर्प रिक्वेस्ट को नेटवर्क में फॉरवर्ड करेगा। जैसे ही वो थोड़ी देर वेट करेगा और आर्प रिक्वेस्ट का यदि कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, किसी भी नोड्स की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता है, तो ये नोड ए या कंप्यूटर ए ये कंसीडर कर लेगा कि हाँ, जो आईपी का ऑफर मेरे लिए आया है वो ओके है, उस आईपी को मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ। तो अब ये क्या करेगा कि ये रिक्वेस्ट एक सेंड कर देगा सर्वर को, या यस दिस आईपी इज ओके फॉर मी, और इस आईपी को अभी मैं असाइन कर सकता हूँ अपने सिस्टम के अंदर। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, जैसे ही ये आईपी एड्रेस इस सिस्टम के अंदर असाइन हो जाएगा, तो इस डोरा प्रोसेस का जो लास्ट प्रोसेस है, एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, ACKNOWLADGEMENT। तो जो लास्ट प्रोसेस है, ए स्टैंड फॉर एक्नॉलेजमेंट। थोड़ा सा इसको ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं क्या, ठीक है, इसको कंसीडर कर लीजिएगा। एक्नॉलेजमेंट है यहाँ पे, ये एक्चुअली स्पेलिंग थोड़ा सा मिस हो गया, ACKNOWLEDGEMENT, एक्नॉलेजमेंट, बट इसको आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा। तो होगा क्या कि जैसे ही ये सिस्टम में आईपी एड्रेस यहाँ पे असाइन हो जाएगा, जो हमारा DHCP सर्वर है, चाहे वो स्विच हो, राउटर हो या विंडोज DHCP सर्वर हो, एक्चुअली DHCP सर्वर हम स्विच के अंदर भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, राउटर के अंदर भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, फायरवॉल के अंदर भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और वायरलेस WLCs के अंदर भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। छोटे छोटे जो आपके राउटर्स वगैरह आते हैं वाईफाई के, वहाँ भी आप DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी नेटवर्क डिवाइसेस आती हैं जिनके अंदर DHCP सर्वर की कैपेबिलिटी होती है, DHCP सर्वर के फीचर्स अवेलेबल होते हैं। हर छोटी से छोटी डिवाइसेस के अंदर भी आजकल DHCP सर्वर का फीचर अवेलेबल होता है। ठीक है, जस्ट लाइक आपका मोबाइल में भी DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर हो जाता है। जैसे आप हॉटस्पॉट कनेक्ट कर ऑन करते हैं और दूसरा सिस्टम थ्रू वाईफाई उसको कनेक्ट करता है, तो एक आईपी एड्रेस उसको असाइन हो जाती है। तो ये काफ़ी छोटी चीज़ हो गई है, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो होगा क्या यहाँ पे कि जो सर्वर होगा, जो आईपी एड्रेस उसने होस्ट को दिया है, उसको एक्नॉलेज कर लेगा कि ओके, ये आईपी हमने एक सर्टेन लीज पीरियड के लिए होस्ट ए को या कंप्यूटर ए को दे दिया। उसका एक्नॉलेजमेंट अपने अंदर रख लेगा कि एक सिस्टम है, एक कंप्यूटर है जिसका मैक एड्रेस ये है और जिसको आईपी एड्रेस मैंने ये दिया है, और जिसका डिफॉल्ट में लीज पीरियड 1 वीक है। लीज पीरियड मींस कि 1 वीक के लिए उस सिस्टम को हमने ये आईपी एड्रेस असाइन कर दी, और अब वो आईपी एड्रेस ऑटोमेटिक 1 वीक तक चेंज नहीं होगी। जैसे ही वो लीज पीरियड एक्सपायर होगा, तो एक वापस से प्रोसेस चलेगी और उसके बाद उस सिस्टम को एक नया आईपी एड्रेस असाइन करा दिया जाएगा। तो ये हो गई
DHCP की वर्किंग प्रोसेस, जो DHCP का कंप्लीट वर्किंग होता है, जो डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट एंड एक्नॉलेजमेंट, ये जो डोरा प्रोसेस है वो कुछ इस तरह से नेटवर्क में काम करती है। ठीक है, अब हम लोग इसी DHCP को कॉन्फ़िगर करते हैं और चेक करते हैं कि ये एक्चुअल में DHCP वर्क कैसे कर रहा है, काम कैसे हो रहा है बैकएंड में। तो आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले इसके लिए हम लोग अपना सिमुलेटर पैकेट ट्रेसर यूज कर लेंगे, या GNS3 में भी आप कर सकते हैं, पैकेट ट्रेसर में कर सकते हैं, रियल डिवाइसेस के अंदर भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले एक स्विच लेंगे, यहाँ पे एक और स्विच ले लेते हैं, बाद में देखेंगे इस स्विच का यूटिलाइजेशन क्या है या अपन क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पे। अब हम लोग देखेंगे कि DHCP कॉन्फ़िगर कैसे होता है और वो कैसे अपने नोड्स को IP एड्रेस ऑटोमेटिकली असाइन कराता है। तो यहाँ पे हम कुछ अपने लैपटॉप डेस्कटॉप के नोड्स ले लेते हैं और ये केबल्स के बारे में, इन सब के बारे में हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ से इनका कनेक्शन मैं कर देता हूँ। ये कनेक्शन मैंने कर दिया स्विच के साथ, तीनों नोड्स का या तीनों कंप्यूटर्स का आपस में मैंने कनेक्शन किया और ये स्विच को ओपन किया और इसके CLI पे क्लिक किए और यहाँ पे एंटर किया। बाकी यहाँ पे इसका कंसोल पासवर्ड और ये सब बेसिक कमांड्स के बारे में हम लोग डिटेल से बात कर चुके हैं ऑलरेडी, तो वो सब आप लोग करके देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं सीधा सा प्रिविलेज मोड में जाने के लिए इनेबल कमांड चलाता हूँ और कॉन्फ़िग टी करता हूँ कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के लिए। यहाँ पे हम लोग DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर करेंगे। तो जब भी आप किसी स्विच या राउटर के अंदर DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर करना चाहेंगे तो उसकी कमांड लाइन सेम होती है। सबसे पहले आपको बताना पड़ता है कि जो आप DHCP सर्वर बनाना चाह रहे हैं उसका एक पूल बनाना पड़ता है, एक सबनेट डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, तो उस सबनेट का एक नाम आपको देना पड़ता है यहाँ पे। तो उसकी कमांड होती है IP DHCP। एक पूल बनाएंगे आप, एक सबनेट का सबनेट बन लेंगे, उस सबनेट का एक नाम दे रहे हैं यहाँ पे। तो IP DHCP पूल, अब पूल का नाम क्या, जो पहला DHCP सर्वर आप डिप्लॉय करने जा रहे हैं उसका नाम क्या रखना चाह रहे हैं। तो सपोज मैंने यहाँ पे रख दिया CCNA। ठीक है, और एंटर किया तो आप देखेंगे कि DHCP कॉन्फ़िग के अंदर अब आप आ चुके हैं। जैसे ही आपका पूल रेडी होता है, पूल क्रिएट हो जाता है, तो यहाँ पे आप एक चीज मैं और बताना चाह रहा था, बट ठीक है वो आगे देख लेंगे। इसके बाद आप ये बताएंगे कि इस पूल में जो आप DHCP का एक पूल क्रिएट कर रहे हैं, इसमें कौन सा नेटवर्क यूज करना चाह रहे हैं, किस नेटवर्क की IP ये DHCP पूल या ये DHCP सर्वर अपने नोड्स को या अपने क्लाइंट्स को असाइन कराएगा। तो नेटवर्क लिखने के बाद यहाँ पे आपको वो पूल लेना पड़ेगा। तो सपोज 10.127.40.0 एक IP एड्रेस हमने लिया। एक इसके बाद यहाँ पे इसकी मास्किंग आपको बतानी पड़ेगी। जैसे ही हम मास्किंग डिफाइन करते हैं तो पता चलता है कि आप कितने IP एड्रेस यहाँ पे ले रहे हैं। तो 255.255.255 24 बिट हमने नेटवर्क का कर दिए और 8 बिट यहाँ पे होस्ट के कर दिए। मींस ये लास्ट के जो 8 बिट है यहाँ पे 255 हमें 255 IPs मिलेंगी। अब जो ये IP एड्रेस आपको, आपने एक पूल आपने क्रिएट कर दिया, आपने बता दिया कि आपको 255 IP ये DHCP सर्वर देने में कैपेबल है। बट ये DHCP सर्वर का डिफॉल्ट राउट क्या रहेगा। अब डिफॉल्ट राउट क्या होता है, एक पूल का वो IP एड्रेस जिस सबनेट का कोई भी ट्रैफिक जब इस स्विच के पास आएगा, इस पूल के पास आएगा, तो सबसे पहले उस पूल में वो अपने डिफॉल्ट राउटर के पास जाएगा। जिस IP को आप डिफॉल्ट राउटर बोल देंगे उस IP के पास सारा ट्रैफिक जाएगा। तो डिफॉल्ट राउट जनरली जब भी हम कोई DHCP पूल बनाते हैं, एक स्टैंडर्ड वे होता है कि जो भी आप पूल यहाँ पे ले रहे हैं, नेटवर्क या सबनेट ले रहे हैं, उस सबनेट का जो फर्स्ट वैलिड IP आएगा उस IP को हम लोग डिफॉल्ट राउट बना, डिफॉल्ट राउटर की IP डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे IP जो पहला आएगा 10.127.40.1 आएगा, 255.255.255.0 सॉरी 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 यहाँ पे आपको राउट में ऑलरेडी आपने मास्किंग ऊपर डिसाइड कर दी है, तो मास्क देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एंटर करना है। तो डिफॉल्ट राउट करके आपने जो इसका फर्स्ट वैलिड IP है उसको आपने डिफॉल्ट राउट बोल दिया। अब जब ये DHCP सर्वर अपने होस्ट को IP एड्रेस देगा
तो उस उनको डीएनएस सर्वर क्या मिलेगा, डीएनएस सर्वर की आईपी क्या मिलेगी। अब डीएनएस क्या होता है इसके बारे में हम लोग आगे बात कर लेंगे। आई होप अपने नेक्स्ट लेक्चर में शायद डीएनएस हमने कहीं तो डाला है, जस्ट मिनट देख लेते हैं। डीएनएस शायद मिस हो गया है यहाँ पे कि डीएनएस क्या होता है, क्योंकि हम लोगों ने डीएचसीपी वीलैन और सारी बातों के ऊपर पॉइंट्स के ऊपर हम लोगों ने बात की, बट डीएनएस शायद मिस हो गया है। तो काफी लोग डीएनएस के बारे में जानते भी होंगे, बट एक छोटे एक दो वर्ड में डीएनएस को हम लोग बताना चाहें तो डीएनएस क्या करता है कि आपको नेम टू आईपी, आईपी टू नेम आपका एड्रेस रिजॉल्व कराता है। मींस यदि आप इंटरनेट के ऊपर जाएं और वहां पे google.com लिखें या google.com की जो आईपी है वो लिखें, तो दोनों एड्रेसेस के थ्रू आप गूगल की सर्विस को यूज कर पाएंगे। आप ब्राउजर पे आ जाएं, सपोज आप google.com आपने लिखा और यदि google.com की आईपी एड्रेस आपके पास है, उसको लिख के भी यहाँ एंटर करें तो आपको गूगल का ही पेज ओपन होगा। मीन्स चाहे हम नेम के थ्रू किसी के घर के एड्रेस पे पहुंच जाएं, या जैसे घर का कोई स्टैंडर्ड नंबर हो, उससे घर का नंबर मुझे पता हो, उस नंबर को मैं पूछते हुए किसी सामने वाले के घर के एड्रेस से पहुंच जाऊं, तो दोनों चीजें वही हैं। या तो मैं नेम के थ्रू पहुंचूं या तो नंबर के थ्रू पहुंचूं। तो नेम को नंबर में और नंबर को नेम में रिजॉल्व कराने के लिए डीएनएस सर्वर बेसिकली यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक डीएनएस सर्वर यूज करेंगे, जो पब्लिक डीएनएस सर्वर यूज करेंगे 4.2.2.2। आपको पता होना चाहिए कि दो पब्लिक डीएनएस एड्रेस वर्ल्ड वाइड चलते हैं, 4.2.2 और 8.8.8, 4 टाइम 8। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि यदि दो दो डीएनएस सर्वर एक साथ आप बताना चाहें कि प्राइमरी मेरा डीएनएस सर्वर 4.2.2 होगा और सेकेंडरी सपोज मेरा कोई होस्ट इंटरनेट की सर्विस के लिए डीएचसीपी सर्वर के पास जाता है और उससे आगे बढ़ के एक जो गेटवे लगा होगा वहां से इंटरनेट की तरफ जाता है और वहां पे 4.2.2 यदि अनरीचेबल होता है, तो अपने दूसरे डीएनएस सर्वर जो सेकेंडरी डीएनएस सर्वर में डिफाइन करूंगा यहाँ पे 8.8.8, उसकी तरफ जाए और अपने इंटरनेट की सर्विस को वहां से उसको वो इंटरनेट की सर्विस मिल जाएगी। बट पैकेट ट्रेसर का लिमिटेशन क्या है कि आप कॉमा करके दूसरा या स्पेस करके दूसरा डीएनएस सर्वर यहाँ पे नहीं डाल पाएंगे। तो रियल वर्ल्ड में क्या करना है कि आपने पहला, जब आप रियल स्विचेस में कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो सिंपल सी बात है, डीएनएस सर्वर लिखना है। पहला आप डीएनएस सर्वर का एड्रेस डालेंगे, स्पेस करके दूसरा एड्रेस डालेंगे, जैसे 8.8.8.8 करके एंटर मारेंगे, ले लेगा। यहाँ पे मैं मारूंगा एंटर तो ये मुझे एरर देगा क्योंकि पैकेट ट्रेसर इसको सपोर्ट नहीं करता। तो डीएनएस सर्वर करके हमने यहाँ पे एंटर किया। इसके बाद आपके नेटवर्क में यदि कोई डोमेन चल रहा है, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना वर्किंग स्टाइल होता है और अपना अपना वर्किंग स्टैंडर्ड होता है। जैसे आप थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड लेवल का ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो सारे कंप्यूटर्स का जो सिस्टम लॉगिन होगा, कंप्यूटर लॉगिन जो होगा, वो किसी एडी सर्वर के थ्रू मैनेज हो रहा होगा, एक्टिव डायरेक्टरी जिसको बोलते हैं। तो जो एक मेन एडी सर्वर होगा वहाँ पे एक डोमेन क्रिएट किया होगा। तो यदि मैं ये चाहता हूँ कि जब होस्ट को आईपी एड्रेस असाइन हो तो उसके साथ ये डोमेन नेम भी वहाँ पे प्रॉपर दिखना चाहिए। तो मैंने सपोज डोमेन नेम यहाँ पे दे दिया ccna.com और इससे मैं हो जाता हूँ एग्जिट। अब यहाँ पे एक चीज और है, हमने एक पूल बनाया 255 आईपी का। इसमें से अभी क्या हो रहा है कि सारी आईपी मेरी डीएचसीपी सर्वर के थ्रू होस्ट को चली जाएंगी। बट रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता है। रियल वर्ल्ड में क्या होता है, कुछ ऐसे डिवाइसेस हमारे नेटवर्क में होते हैं जिनको हम हमेशा कोशिश करते हैं ट्रैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या मॉनिटरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि उन सिस्टम्स के ऊपर या उन नेटवर्क डिवाइसेस के ऊपर हम मैन्युअली जाके आईपी असाइन करें। जस्ट लाइक आपके नेटवर्क में प्रिंटर्स लगे होंगे, तो सपोज आपका फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर में ऐसे प्रिंटर्स इंस्टॉल्ड हैं जिनको आप कभी भी मेंटेनेंस वगैरह भी करना चाहते हैं या उनका कॉटेज का स्टेटस देखना चाहते हैं, तो हम लोग सिंपल सा क्या करते हैं कि नेटवर्क का ब्राउजर ओपन करते हैं और यहाँ पे उसका हमने आईपी एड्रेस डाला, सपोज 10.127.40.30 मेरे प्रिंटर की आईपी है। यहाँ पे मैंने एंटर किया और यहाँ पे प्रॉपर मुझे प्रिंटर का एक पेज ओपन होकर आ जाएगा जो प्रिंटर की ईच एंड एवरीथिंग सारी डिटेल्स मुझे बता देगा। तो कुछ इस टाइप के नेटवर्क में मैनेजेबिलिटी के लिए हमें आईपी को स्टैटिक करना पड़ता है। तो
अभी आईपी को स्टैटिक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो जब भी आप कोई पूल एक डिफाइन करते, एक पूल बनाते हैं डीएचसीपी का, उसमें से कितनी आईपी स्टैटिक रखना चाहते हैं, उसके लिए ये कमांड होती है। एक्चुअल में स्टैंडर्ड वे में क्या होता है, जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड कहता है कि आप जब भी कोई पूल कॉन्फ़िगर करने वाले हैं, 2 3 4 जो भी पूल बनाने वाले हैं, उन पूल्स में कितनी आईपी स्टैटिक रखने वाले हैं, कितनी आईपी डीएचसीपी में आप होस्ट को देने वाले हैं, वो पहले डिसाइड हो जाता है। और डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करने से पहले ही आप एड्रेसेस को एक्सक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, तो आईपी डीएचसीपी EXCLU एक्सक्लूडेड एड्रेस 10.127.40.1 से लेकर के 10.127.40.50, सपोज 50 आईपी हमने ये एक्सक्लूड कर दिया और इसको कर दिया सेव। ठीक है, अब यहाँ पे होगा क्या, हमने यहाँ पे डीएचसीपी सर्वर कॉन्फ़िगर कर दिया, अब हमारे इन क्लाइंट्स को आईपी एड्रेस मिल जाना चाहिए। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। उससे पहले एक छोटा सा चेंज करना होगा, बट इसको पहले हम एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए अभी स्टैटिक में यहाँ पे चेक है ऑप्शन, जैसे ही मैं डीएचसीपी के ऊपर क्लिक करूंगा, रिक्वेस्टिंग आईपी एड्रेस का यहाँ पे रिक्वेस्ट इसने भेजा, फिर वहां से ये सारा प्रोसेस हो जाता है, मतलब मीन्स कि पहले यहाँ से इसने रिक्वेस्ट भेजा, फिर वहां से ऑफर आया, फिर इसने सबसे पहले इसने डिस्कवरी की, फिर वहां से ऑफर आया, फिर इसने रिक्वेस्ट भेजा, फिर उसको एक्नॉलेजमेंट किया। बट यहाँ पे एरर क्या आ रही है, डीएचसीपी फेल्ड, अपीपा इज बीइंग यूज्ड। एक अपीपा की आईपी होती है ऑटोमेटिक प्राइवेट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। जब आपका सिस्टम नेटवर्क में होता है और डीएचसीपी सर्वर को फाइंड करने का ट्राई करता है, उस समय जो डीएचसीपी सर्वर फेल हो जाता है, तो सिस्टम क्या करता है कि अपने आप को एक आईपी एड्रेस असाइन करा लेता है। कंप्यूटर आप अपने आप से खुद को आईपी एड्रेस असाइन करा लेता है, जिस आईपी को बोलते हैं अपीपा की आईपी। और अपीपा के लिए प्रॉपर एक पूल रिजर्व है 169.254.0.0 का। ठीक है, तो यहीं पे जो हमको आईपी मिली है 169.254.46.33, तो ये एक अपीपा की आईपी है। अभी ऐसा हो क्यों रहा है, ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमने यहाँ पे डीएचसीपी सर्वर कॉन्फ़िगर कर दिया। डीएचसीपी सर्वर में हमने एक डिफॉल्ट राउट बताया था। अब जैसे होस्ट यहाँ से अपना ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक लेके इसके पास आएगा, उसको पता नहीं चलेगा कि मुझे अपना ट्रैफिक इस पूल में किसके पास लेके जाना है। ये हमने पूल बना दिया, उसमें डिफॉल्ट राउट डिफाइन करा दिया, बट ये डिफॉल्ट राउट को तो हमने अभी कॉन्फ़िगर ही नहीं किया। जैसे ही मैं इस डिफॉल्ट राउटर को कॉन्फ़िगर करूंगा, यहाँ से जो रिक्वेस्ट जाएगी इस पूल के पास जाके इस डिफॉल्ट राउटर के पास हिट करेगी, और ये डिफॉल्ट राउटर को पता है कि मुझे अपना ट्रैफिक किसके पास लेके जाना है, इस पूल के पास, और वहां से एक आईपी एड्रेस इन क्लाइंट्स को असाइन हो जाएगी। तो इसको करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अभी मैं जो चेंजेस कर रहा हूँ इसके लिए आगे हम लोग बात करेंगे। मैं VLAN 1 के ऊपर एंटर, अभी इसका मैं प्रॉपर डिस्क्रिप्शन आगे आपको बताऊंगा, जैसे हम लोग VLAN के लिए आगे बढ़ेंगे। तो मैं VLAN 1 के ऊपर एंटर करता हूँ और एक आईपी एड्रेस असाइन कराता हूँ 10.127.40.1 255.255.255.0, और इसको मैं करता हूँ नो शट। और यहीं पे मैं कॉन्फ़िगरेशन सेव करने के लिए डू राइट कमांड चलाता हूँ, और ये मेरी कॉन्फ़िगरेशन हो गई सेव। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे, स्टैटिक में क्लिक करेंगे, वापस से डीएचसीपी में क्लिक करेंगे, तो ये रिक्वेस्ट है कि ये एक आईपी एड्रेस 40.51 मिला। मींस हमने जो आईपी एड्रेस एक्सक्लूड किया था वो प्रॉपर वर्किंग में है। ऐसे ही हम दूसरे सिस्टम्स के ऊपर जाते हैं, यहाँ भी चेक कर लेते हैं। ये डीएचसीपी के ऊपर हमने क्लिक किया और ये इसको एड्रेस मिल गया। सेम अपने थर्ड कंप्यूटर के ऊपर जाते हैं और यहाँ डीएचसीपी के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको भी आईपी एड्रेस असाइन हो जाएगा। अब हुआ क्या कि हमारे पास जो पूल हमने लिया था 255 आईपी का लिया था, जिसमें से 50 आईपी हमने रिजर्व कर दी, या स्टैटिक असाइन करने के लिए उसको हमने एक्सक्लूड कर लिया, और हमारे पास लगभग 200 के आसपास आईपी हैं जिनको हम डीएचसीपी में असाइन करा रहे हैं होस्ट को। अब हमारे पास यहाँ पे सपोज 24 पोर्ट का स्विच था जो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, और ये सारे पोर्ट्स यहाँ पे फिल हो गए, एक और स्विच लगाने की जरूरत पड़ती है, तो हम इस स्विच से एक केबल सीधा सा उठाएंगे और एक अगला स्विच लगाएंगे और उसके एक पोर्ट पे कनेक्ट कर देंगे, और यहाँ पे जैसे ही हम अपने होस्ट को कनेक्ट करेंगे, इनको ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस यहाँ पे असाइन हो जाएगा।
अब यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो ये दूसरा स्विच हमने लगाया, ये स्विच तो है मैनेजेबल स्विच, बट इस स्विच को अभी हमने मैनेज कुछ भी नहीं किया। मीन्स इस स्विच की जो प्रॉपर्टी होती है, इस स्विच के अंदर एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है। स्विच के ऊपर कोई भी ट्रैफिक आएगा, उस ट्रैफिक को सारे पोर्ट के ऊपर सेंड कर देगा। उसको पता चलेगा कि ये यहाँ से जो इन सिस्टम से रिक्वेस्ट आ रही है, डिस्कवरी की जो रिक्वेस्ट आ रही है, उनको आईपी एड्रेस चाहिए। उसको वो कुछ सोचेगा समझेगा नहीं, सारे पोर्ट्स के ऊपर भेज देगा। यहाँ पे एक पोर्ट ऐसा है जो गीगाबिट 0/1 है, जहां से इसको पता चलेगा कि जो DHCP सर्वर को ये लोग रिक्वेस्ट करना डिस्कवर करना चाह रहे हैं, वो उसकी इन्फॉर्मेशन इस पोर्ट से लर्न हो सकती है। तो इस पोर्ट से वो इस यहाँ पे आएगा, यहाँ पे DHCP सर्वर की पूरी इन कॉन्फ़िगरेशन की हुई है और इनको एक प्रॉपरली आईपी एड्रेस यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे हम जाएंगे और जैसे DHCP पे क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि इनको आईपी एड्रेस असाइन हो रही है प्रॉपरली। यहाँ पे मान लीजिए कि एक हमारा ऐसा सिस्टम है जिसको हम लोग स्टैटिक आईपी देना चाह रहे हैं। 10.127.40.10 हमने कर दिया, जिसकी मास्किंग 255.255.255.0 है और डिफॉल्ट गेटवे 10.127.40.1 है। DNS सर्वर 4.2.2.2 है और इसको यहाँ से क्लोज करते हैं। अब यदि मेरा सारा कॉन्फ़िगरेशन ओके है और हमने सही कॉन्फ़िगरेशन किया है, तो सारे सिस्टम आपस में बात करने चाहिए। तो सबसे पहले हम लोगों को जिस भी DHCP को हम लोग ट्राई कर रहे हैं, उस DHCP सर्वर को एक स्टैंडर्ड वे कहता है कि आप उसको पिंग करा के कम्युनिकेशन चेक कर लीजिए कि आप DHCP सर्वर तक रीचेबल हैं या नहीं है। तो हमारा सर्वर जो है 10.127.40.1 है, इसको थोड़ा सा वेट करते हैं और चेक करते हैं। यस, ये अपने DHCP सर्वर के थ्रू कम्युनिकेशन कर पा रहा है। अभी DHCP सर्वर के थ्रू इसका कम्युनिकेशन हो रहा है, तो बाकी जगह पे ऑटोमेटिकली कर रहा होगा। 50 तक हमने आईपी रिजर्व कर दिया था, 51, 52 और ये 53, ये सारी आईपी आपस में कम्युनिकेट हो रही हैं। ठीक है, तो एक सिंपल सा DHCP सर्वर जब भी आपको इस तरह कॉन्फ़िगर करना होता है, तो इस तरह से उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है और इस तरह आप DHCP सर्वर बना सकते हैं। अब यहाँ पे एक कंपनी का रिक्वायरमेंट आता है कि हमारे पास सपोज अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि नंबर ऑफ सपोज क्लाइंट्स या नंबर ऑफ यूजर्स हमारे पास कम है, एक DHCP सर्वर में मेरा काम चल जा रहा है, या हमने जो DHCP सर्वर डिजाइन किया था 250 आईपी के हिसाब से डिजाइन किया था, अब नंबर ऑफ यूजर हमारे पास बढ़ के 1000 हो गए हैं। तो अब इस सिनेरियो में क्या करूँ? क्या हमने जो सबनेट लिया था उस सबनेट को चेंज करूँ? यदि मैं सबनेट चेंज करता हूँ तो उस टाइम पे मेरे नेटवर्क में डाउन टाइम आएगा, जो मैनेजमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा प्रॉपर कि हम लोग इसी DHCP सर्वर को एडिट करके इसका हमें यहाँ पे आईपी एड्रेसेस कम पड़ रही हैं, तो हम आईपी एड्रेस बढ़ाना चाह रहे हैं। तो डाउन टाइम लेने के लिए हमारे मैनेजमेंट ने हमें अलाउ नहीं किया और हमको अप्रूवल नहीं मिला। देन हम लोगों ने दूसरा प्लान ये सोचा कि एक और DHCP सर्वर यहाँ पे डिप्लॉय करते हैं। तो जब 2 DHCP सर्वर हो जाते हैं या 2 से ज़्यादा DHCP सर्वर आपके नेटवर्क में हो जाते हैं, तो उनका मैनेजेबिलिटी कैसे होता है? और यहाँ पे जो हम लोग अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, उसके लिए मैं थोड़ा सा ब्रीफ करा देता हूँ। अभी यहाँ पे इस नेटवर्क में इशू क्या हो रहा है? सपोज आपका PC 0 है और यहाँ पे PC 2 है। PC 0 यदि PC 2 से कुछ बात करना चाह रहा है, कोई डेटा का कम्युनिकेशन करना चाह रहा है, कोई डेटा सेंड करना चाह रहा है इसके पास, एक स्कैन कॉपी सपोज है यहाँ से इसने सेंड स्कैन किया सर्वर के ऊपर और सर्वर में एक शेयर फोल्डर बना हुआ है, उस फोल्डर को ये PC2 एक्सेस करना चाह रहा है। होगा क्या यहाँ पे कि अभी ये दोनों स्विचेज के ऊपर इनका जो ब्रॉडकास्ट डोमेन है वो एक है। मीन्स जो VLAN बना हुआ है इस स्विच के अंदर, एक डिफॉल्ट में जो VLAN 1 बन के आया है वो ऑलरेडी बना हुआ है और इसके अंदर भी बना हुआ है। मीन्स अभी भी जो भी ट्रैफिक यहाँ से जाता है इस स्विच के ऊपर, स्विच क्या कर रहा है, उस जस्ट ट्रैफिक को ब्रॉडकास्ट कर रहा है सारे पोर्ट्स के ऊपर। एक अननेसेसरी ट्रैफिक मीन्स
मेरा कहने का मतलब ये है कि PC0 ने एक डेटा शेयर किया जो PC2 के लिए खाली इंपॉर्टेंट है। PC3 और PC4 उस डेटा का कोई यूटिलाइजेशन नहीं करना चाह रहे हैं या उस डेटा से उनका कोई लेना देना नहीं है। बट हो क्या रहा है कि जैसे ही ये स्विच के पास PC0 का कोई ट्रैफिक आएगा यहाँ, ये स्विच क्या करेगा, उसको अपने सारे 24 पोर्ट्स के ऊपर ब्रॉडकास्ट कर देगा और इस पोर्ट के थ्रू यहाँ पे वो ट्रैफिक आएगा और ये स्विच भी उस ट्रैफिक को उठाएगा और सारे पोर्ट्स के ऊपर ब्रॉडकास्ट कर देगा। जबकि उस ट्रैफिक का यूटिलाइजेशन तो खाली PC2 को था यहाँ पे। तो हो क्या रहा है कि इसी तरह का यदि एट ए टाइम सारे इधर के काफी सारे सपोज हमने 20 पीसी इधर लगा दिए, 20 पीसी इधर लगा दिए, या 24 पीसी हमने लगा दिए और वो सारे पीसी एक दूसरे से इसी तरह का ब्रॉडकास्ट करके कम्युनिकेशन करने लगे, तो एक अननेसेसरी ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक जनरेट हो रहा है मेरे पूरे नेटवर्क के ऊपर, जो मेरे नेटवर्क को चोक कर सकता है, स्लो कर सकता है। ठीक है, तो इस अननेसेसरी ट्रैफिक को स्टॉप करने के लिए, अनवांटेड ट्रैफिक को स्टॉप करने के लिए एक VLAN करके टेक्नोलॉजी आई, या VLAN करके एक नया कॉन्फ़िगरेशन नेटवर्किंग में आया कि हम लोग VLAN कॉन्फ़िगर करके कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहले इसका थोड़ा सा थ्योरी समझते हैं, फिर इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है VLAN। अब VLAN क्या होता है? यदि V को हटा दिया जाए तो यहाँ पे बचता है LAN, और LAN के बारे में सभी लोगों को प्रॉपर इंफॉर्मेशन है कि LAN क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक स्विच का, सपोज ये स्विच है, इस स्विच का जो एक ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है, एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है, वर्चुअल LAN क्रिएट करके हम लोग इस ब्रॉडकास्ट डोमेन को मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन में कन्वर्ट कर सकते हैं। उससे होगा क्या, उससे बेनिफिट्स क्या होंगे वो समझते हैं। सपोज यहाँ पे हमने 4 VLAN डिप्लॉय कर लिए, VLAN 1, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसको ऐसा कर लेते हैं, VLAN 1 4 या 3 कुछ भी हमने इसको कंसिडर कर लिया कि 4 VLAN हम लोग यहाँ पे डिप्लॉय कर लिए। VLAN 1, VLAN 2, VLAN 3 एंड VLAN 4। ठीक है, इस तरह हम लोगों ने 4 VLAN यहाँ पे डिप्लॉय कर लिए। अब होगा क्या कि इसका जो सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन था उसको 4 पार्ट में हमने इस तरह डिवाइड कर दिया। अब VLAN 1 के जितने मेंबर होंगे वो खाली VLAN 1 से ही बात कर पाएंगे अभी के सिनेरियो में। अब VLAN 1 पे सपोज हमने ये 24 पोर्ट का स्विच था, उसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और सपोज 8 पोर्ट हमने इसको, 8 पोर्ट हमने इसको, 8 पोर्ट हमने इसको, और 8 पोर्ट हमने इस, ये चारों जो VLAN बने हुए हैं, 8 पोर्ट हमने इसको, इन चारों को दे दिए। तो अब होगा क्या कि जो एक इसका सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन था उसको 4 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, और VLAN 1 में हमने सपोज 8 पोर्ट को असाइन करा दिया। तब उस सिनेरियो में क्या होगा कि जो 8 पोर्ट में जितने यूजर कनेक्शन होंगे, सपोज यहाँ से एक PCB है, यहाँ पे ये कनेक्टेड है। अब इस VLAN 1 में ये PCB है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि PCA और PCB, ये दो PC ऐसे हैं जो VLAN 1 में कनेक्टेड है। तो यहाँ पे होगा क्या कि जब VLAN 1 का कोई भी ट्रैफिक स्विच के पास जाएगा तो स्विच क्या करेगा, उस ट्रैफिक को ब्रॉडकास्ट करेगा, बट कितने पोर्ट्स के ऊपर, अब वो जो ब्रॉडकास्ट करेगा खाली 8 पोर्ट के ऊपर ब्रॉडकास्ट करेगा। तो हमने क्या किया कि जो उसका अननेसेसरी ट्रैफिक पहले बाकी 24 पोर्ट्स पे जा रहा था, उस अननेसेसरी ट्रैफिक फ्लडिंग को हमने रोक दिया। तो इससे होगा क्या कि हमारा जो बैंडविड्थ कंजप्शन था वो लो हो जाएगा, और नेटवर्क का जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो ये होता है VLAN, और VLAN का एक्चुअल में यूटिलाइजेशन यही है कि हम एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन को स्विच के अंदर हम मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन में डिवाइड करके अपने नेटवर्क या स्विच का
अननेसेसरी जो बैंडविड्थ का कंजप्शन हो रहा था उसे स्टॉप करते हैं, जिसकी वजह से नेटवर्क का परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाता है। ठीक है, अब VLAN का जो फुल फॉर्म होता है वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क होता है। इसको यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। ये VLAN का फुल फॉर्म हो गया वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि VLAN के रेंज रेंज कितनी है। ऐसा तो नहीं है कि हम VLAN 1 2 3 4 बना रहे हैं और अनलिमिटेड नंबर ऑफ VLANs हम बना सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम लोग समझते हैं कि VLAN की रेंज कितनी है, जो वैलिड VLAN की रेंज है वो कितनी है। तो हमारा VLAN में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो वैलिड VLAN रेंज है। इसको समझते हैं कि VLAN की रेंज कितनी है। तो जो VLAN का एक वैलिड रेंज है वो है, मैं आपको बता दूं, 0 से लेकर के 4095। मीन्स हम जो VLAN क्रिएट कर सकते हैं, जब हम VLAN क्रिएट करेंगे तो देखेंगे कि VLAN को नंबर असाइन करना पड़ता है। ठीक है, सपोज हमने VLAN 1 बनाया, VLAN किया, VLAN के बाद उसका नंबर देना पड़ता है, तो हमने 1 दे दिया, फिर VLAN लिखा, फिर हमने 2 दे दिया। अभी आगे हम लोग करेंगे तो चेक करके इसको देख लेंगे। इसी तरह की जो VLAN की नंबरिंग है वो 0 से लेकर के 4095 तक हो सकती है। मतलब 4096 टोटल VLAN हम बना सकते हैं किसी भी स्विच के अंदर। तो इसमें से कुछ VLAN के नंबर रिजर्व्ड हैं अलग अलग कामों के लिए। तो इसको सबसे पहले समझते हैं कि ये क्या है और कौन कौन सा नंबर हम बना सकते हैं, कौन सा नंबर हम VLAN को दे सकते हैं। तो जो सबसे पहले हम नंबर की बात कर रहे हैं VLAN 1 की, ये VLAN 1 क्या होता है, डिफॉल्ट में क्रिएटेड होता है SWITC स्विचेज के अंदर। किसी भी स्विच के अंदर जब भी आप लॉग इन करते हैं और हम चेक करते हैं तो हमें मिलता है कि VLAN 1 डिफॉल्ट में ऑलरेडी बना हुआ है। मींस जो सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन है स्विच के अंदर, कितने भी पोर्ट का स्विच हो, 8 पोर्ट, 24 पोर्ट, 48 पोर्ट, जो भी इस तरह के पोर्ट्स आते हैं, इतने पोर्ट्स के स्विचेज आते हैं, वो पोर्ट्स डिफॉल्ट में VLAN 1 के अंदर एडेड होते हैं। ठीक है, मींस अब यहाँ पे जो सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन बना हुआ था वो VLAN 1 का बना हुआ था। उसी VLAN 1 को हम लोग डिवाइड करके मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। तो पहला जो VLAN है VLAN 1, ये डिफॉल्ट में सारे स्विच के अंदर ऑलरेडी बना होता है। जब इसके पहले मैं लैब कर रहा था वहां पे आप लोगों ने देखा भी होगा कि VLAN 1 के अंदर मैं एंटर करता हूँ और IP एड्रेस असाइन करा देता हूँ, तो उसको अपने होस्ट को राउट का पता चल जाता है कि मेरा डिफॉल्ट राउट ये है, मुझे इसके पास जाना है, और डिफॉल्ट राउट को पता है कि आगे उस ट्रैफिक को लेके कहाँ जाना है। तो पहला नंबर हमारा इस काम के लिए रिजर्व है। देन VLAN 2 से लेकर के 1001 तक, ये वो नंबर्स हैं जिनको हम नॉर्मल VLAN की तरह क्रिएट कर सकते हैं। ये वो VLAN के नंबर है जिनको हम नॉर्मल VLAN की तरह यूज कर सकते हैं, या ये वो VLAN की रेंज है 2 से लेके 1001 तक, 2 से लेके 1001 तक, जिनको हम ये नंबरिंग को हम VLANs को असाइन करा सकते हैं। देन थर्ड नंबर पे जो VLAN है 2 से लेकर के 1005 तक, ये VLAN का जो रेंज है ये भी रिजर्व्ड है। किस चीज के लिए? सिस्को ने डिफॉल्ट में कुछ प्रोसेसेस हैं जैसे FDDI टोकन रिंग, इस तरह की कुछ प्रोसेसेस हैं जिनके लिए सिस्को ने स्विच के अंदर ऑलरेडी रिजर्व कर दिया है डिफॉल्ट में इन VLANs को। मींस आप जब भी किसी स्विच के अंदर लॉगिन करेंगे तो देखेंगे कम से कम 5 VLAN ऑलरेडी उस स्विच के अंदर क्रिएटेड होंगे। सॉरी फ्रेंड्स, मेरा बैटरी बैकअप थोड़ा सा लो हो रहा है, जस्ट मिनट में पॉज करता हूँ और थोड़ा सा इसको कनेक्शन कर लेता हूँ मैं पावर का।
वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो बैटरी मेरा चार्जिंग के ऊपर आ चुका है और हम लोग आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे वीलन के ऊपर। तो वीलन का जो ये रेंज है, सिस्को ने डिफ़ॉल्ट में कुछ काम के लिए रिजर्व कर दिया है। अभी एफडीडीआई टोकन रिंग क्या होता है, एफडीडीआई क्या है, टोकन रिंग क्या है, इनके बारे में थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा। देन फोर्थ नंबर का जो रेंज है वो है वीलन 1006 से लेकर के 4095 तक। ये वीलन का यूज कहाँ पे होता है? इस वीलन का जो रेंज होती है इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड रेंज। अब इस एक्सटेंडेड वीलन का जो यूटिलाइजेशन है वो एक्चुअल में कहाँ होता है, इसके लिए हम लोग अभी आगे देखेंगे। एक टर्म्स के बारे में बात करेंगे जिसको बोलते हैं वीटीपी। वहां पे वीटीपी में एक मोड आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसपेरेंट मोड। तो बेसिकली जो एक्सटेंडेड रेंज है वीलैन की, इसका यूज ट्रांसपेरेंट, यदि कोई ऐसा स्विच है जिस स्विच में वीटीपी ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है और उसका जो वीटीपी का मोड है वो ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, तो वहां पे इस एक्सटेंडेड वीलैन का यूज किया जाता है। अभी हम लोग आगे जब आएंगे तो ट्रांसपेरेंट मोड वगैरह कॉन्फ़िगर करके चेक करेंगे, ठीक है। और इसमें कुछ बताने लायक क्या मिस हो रहा है? ठीक है। तो ये हो गया आपका वीलन के बारे में। अब हम लोग एक्चुअल में इस वीलन को कॉन्फ़िगर करके देखते हैं कि स्विचेस के ऊपर ये कॉन्फ़िगर कैसे होता है और इसको क्रिएट कैसे कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए हम लोग वापस अपने पैकेट ट्रेसर में आते हैं और ये एग्जिस्टिंग डायग्राम को थोड़ा सा क्लियर करते हैं और एक नया डायग्राम यहाँ पे रेडी करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक दो और टर्म्स को हम लोग आगे समझेंगे। तो उस हिसाब से मैं नेटवर्क को यहाँ पे डिजाइन करता हूँ। इस बार अपने नेटवर्क में मैं लेता हूँ एक राउटर और इसके साथ मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ 2960 सीरीज का एक स्विच, एक और स्विच लेता हूँ। अब यहाँ पे जो कनेक्शन हमारा बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, 0/0/0 से यहाँ पे जो कनेक्शन देंगे 0/1 पे दे देंगे और 0/2 से हमारा कनेक्शन जाएगा 0/1 के ऊपर। कुछ यहाँ पे हम होस्ट ले लेते हैं, सपोज 2 या 3, जो भी होस्ट आप लेना चाहें यहाँ पे ले सकते हैं। तो सबसे पहली चीज हम लोग वीलैन बनाना सीखते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक था वीलैन का कि वीलैन बनते कैसे हैं और वीलैन का यूटिलाइजेशन क्या हुआ। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि वीलैन एक्चुअली में एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन को जब हम मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पे वीलैन बना के हम लोग ये प्रोसेस को कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक्चुअल में जो रियल इंडस्ट्री में जो इसका यूज होता है वो यूज क्या होता है, हमने एक चीज और डिस्कस की थी कि हमारे मैनेजमेंट से हमारा एक डिस्कशन हुआ और हम लोग एक सिंगल डीएचसीपी सर्वर डिप्लॉय करने जा रहे हैं। सपोज इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे ब्रीफ कर देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे मेरा एक राउटर हो गया, यहाँ पे मेरा एक राउटर हो गया, इसके साथ मेरा एक यहाँ पे स्विच कनेक्टेड है और यहाँ पे मेरे कुछ होस्ट हैं इस तरह से। सपोज 2 होस्ट हैं, इनको आपस में मैं थोड़ा जल्दी से कनेक्ट कर लेता हूँ। एक सिंगल डीएचसीपी सर्वर ऑलरेडी मेरा पिछली बार हमने कॉन्फ़िगरेशन किया था स्विच के ऊपर, इस बार हम राउटर के ऊपर कॉन्फ़िगर कर लेंगे तो हमें क्लियर भी हो जाएगा कि राउटर के ऊपर भी कैसे डीएचसीपी के कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा था, ये रियल वर्ल्ड में कैसे यूज होता है। सपोज इसके पहले हमने एक सिंगल डीएचसीपी सर्वर डिप्लॉय किया था जो सिंगल डिफॉल्ट वीलैन 1 के ऊपर चल रहा था। अब हम क्या करेंगे कि 2 या 3 वीलैन, 2 वीलैन यहाँ पे बना के देखेंगे, उसके बाद तो आप बाकी वीलैन खुद भी क्रिएट कर लेंगे और उसका लाइव भी करके देखेंगे आप लोग भी। तो हम लोग यहाँ पे अब 2 अलग अलग वीलैन डिप्लॉय करेंगे और 2 डीएचसीपी सर्वर हम यहाँ पे इस बार बनाएंगे। फिर होगा क्या कि जब 2 डीएचसीपी सर्वर हम बनाएंगे और हमने 2 वीलैन बनाया तो हम यहाँ पे ये करेंगे कि वीलैन, सपोज हमने पहला 10 बनाया तो 10 को एक डीएचसीपी सर्वर का आईपी मिलना चाहिए और 20 को दूसरा डीएचसीपी सर्वर का
आईपी मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग वैसा करके देखते हैं। बट इस लैब को कंप्लीट परफॉर्म करने के लिए इसको हमने कुछ ऐसा डिजाइन किया है कि यहाँ पे 2-3 चीजें मैं और आपको क्लियर करता चलूंगा, उसके बारे में भी हम लोग देखते हैं आगे। तो ऐसा एक नेटवर्क हम लोग डिजाइन करते हैं। हमने यहाँ पे एक राउटर बना लिया, इन पे इंटरकनेक्शन कर देते हैं, स्विच के साथ इन पीसीज का इंटरकनेक्शन करेंगे। थोड़ा सा ये वीडियो लेंदी होगा, एक्चुअली इसमें मल्टीपल टाइप की चीज़ें मैं कवर करना चाह रहा हूँ और वो सारी चीज़ें बताना चाह रहा हूँ आपको जो सीसी एनपी लेवल की भी है, जो अभी हम लोग करने वाले हैं, मल्टीपल डीएचसीपी सर्वर विद मल्टीपल वीलैन। तो ये एक्चुअली सीसी एनपी का टॉपिक है, बट यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ और रियल वर्ल्ड में, रियल इंडस्ट्री में इसी का यूज होता है। ठीक है, तो फटाफट हम लोग 2 डीएचसीपी सर्वर यहाँ पे डिप्लॉय करते हैं। पहले उसको यहाँ पे एक नोट पे लिख लेते हैं जिससे आपको आइडिया भी रहे। इसके अंदर जो डीएचसीपी सर्वर हम डिप्लॉय करने वाले हैं 10127, जो पहला हमने 40.0/24 का, और दूसरा हम जो सर्वर यहाँ पे डिप्लॉय करने वाले हैं वो 10.12750/24 का, 2 डीएचसीपी सर्वर डिप्लॉय करेंगे। यहाँ पे जो हम लोग वीलैन बनाने वाले हैं वो पहला वीलैन होगा वीलैन 10, जिसका नाम होगा IT अंडरस्कोर NOC नॉक। और जो दूसरा वीलैन यहाँ पे हम लोग बनाने वाले हैं उसका नंबर होगा 20 और उसका नाम होगा एडमिन डिपार्टमेंट, एडमिन या कुछ भी आप यहाँ पे समझ लीजिए। तो 2 वीलैन हम लोग यहाँ पे डिप्लॉय करेंगे, डीएचसीपी सर्वर का पूल हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे, जो दोनों मेरे सबनेट्स ये रहेंगे। तो फटाफट ये कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और चेक करते हैं इसको। यहाँ भी हमने CLI पे क्लिक किया है और राउटर मेरा ऑलरेडी बूट हो चुका है। यहाँ पे मैं इसको नो करता हूँ। बाकी बैनर और सारी चीज़ें जैसा पहले हम लोग कर रहे थे सेम वैसे ही है। एंटर किया हमने, इनेबल कमांड चलाया, कॉन्फ़िग टी करके कॉन्फ़िगरेशन मोड पे गए, IP DHCP पूल, पहला पूल जो मैं बना रहा हूँ वो नॉक टीम के लिए मैं बनाने जा रहा हूँ, तो इसको वैसा भी रिलेट कर सकते हैं हम लोग। तो IT अंडरस्कोर नॉक हम कर दें या फिर हम यहाँ पे सिंपली पूल 1 करके एक पूल बनाते हैं। ठीक है, पूल 1 और एंटर किया। इसका नेटवर्क हम लोग यहाँ पे डिफाइन करा देते हैं कि पूल 1 का नेटवर्क क्या रहेगा। मेरा 10.127.40.0 से लेकर के 255.255 डॉट एक यहाँ पे डॉट मेरी एक्स्ट्रा हो गई है जो मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, 255.0 एंटर। इसके बाद डिफॉल्ट राउट 10.127.40 डॉट, जो इस क्लास का मेरा फर्स्ट वैलिड आईपी होगा, एंटर। और DNS सर्वर इस बार हम 8.8.8 ले लेते हैं और यहाँ पे डोमेन DOMAIN सॉरी DOMAIN डोमेन नेम ccna.com यूज करते हैं। और इस रेंज का भी थोड़ा सा हम एक्सक्लूशन कर लेते हैं। तो हमने पहले भी बोला था IP DHCP एक्सक्लूडेड एड्रेस 10.127.40.50 IP, इस रेंज का एक्सक्लूड करते हैं 40.1 से 10.127.40.50। दूसरा एक्सक्लूशन जो मेरा रेंज है 50.50 तक जाएगा, कहाँ से 50.1 से। और ये हमने बोला था स्टैंडर्ड में पहले ही हम एक्सक्लूड कर लेते हैं, अभी हमने पूल बनाने से पहले उतना IP एक्सक्लूड कर लिया, तो बाई मिस्टेक भी वो IP एड्रेस DHCP सर्वर के थ्रू अपने होस्ट को ऑटोमेटिक असाइन नहीं होगा। अब हम ये दूसरा पूल बनाते हैं, IP DHCP पूल 2 करके हम एक पूल बनाते हैं। ठीक है, जिसका नेटवर्क मेरा जाने वाला है 10.127.50.0 से लेके 255.255.255.0 तक, जिसमें जो डिफॉल्ट राउट होगा इसका फर्स्ट वैलिड IP जो इस क्लास का है 50.1। DNS जो मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ 40.2.2.2
डोमेन नेम ccna.com, सारी चीजें हो गई। एग्जिट करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन को सेव करते हैं। अब एक चीज हमें यहाँ पे और करनी पड़ेगी, जिस पोर्ट से इस राउटर का इस स्विच से कनेक्शन है उस पोर्ट को भी अभी हम उसका यदि स्टेटस चेक करना चाहें तो डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, मैंने बताया था कि जो भी कमांड्स प्रिविलेज मोड की है यदि कॉन्फ़िग मोड पे चलाना चाह रहे हैं तो पहले हमको डू लिखना पड़ेगा। तो हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा कनेक्शन है वो है GI 0/0/0 से, जो कि जिसका अभी आप देख रहे हैं कि स्टेटस जो है एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन है और प्रोटोकॉल भी इसका डाउन है। तो हम क्या करेंगे, इंटरफेस GI 0/0/0 पे जाएंगे और नो शट कमांड चलाएंगे। जैसे हमने नो शट किया उसका स्टेटस चेंज होके अप हो गया, ये चेंज स्टेट टू अप, और उस कॉन्फ़िगरेशन को मैंने कर दिया सेव। इससे मैं आ जाता हूँ बाहर। अब 2 DHCP सर्वर मैंने यहाँ पे राउटर के अंदर डिप्लॉय कर दिए हैं, ठीक है। अब होगा क्या, 2 सिनेरियो यहाँ पे रेडी होंगे, दोनों सिनेरियो को समझिएगा। पहले मैं यहाँ पे आता हूँ और VLAN में क्रिएट कर देता हूँ। VLAN बनाने के लिए जो कमांड होती है, सबसे पहले आप लिखते हैं VLAN, इसके बाद VLAN का आप देते हैं नंबर, तो VLAN 10। जैसे ही VLAN लिख के आपने उसका नंबर दिया तो VLAN 10 ऑलरेडी बन गया। अब उसका आपको नाम देना है, तो नाम हम लोग ऑलरेडी डिसाइड कर चुके थे, IT_NOC देंगे। इसके बाद एग्जिट करेंगे और यहाँ पे बनाएंगे VLAN 20 और इसका जो हम नाम देने वाले हैं एडमिन, और इस कॉन्फ़िगरेशन को सेव करेंगे। इसके बाद करेंगे एग्जिट। अब जो VLAN आपने बनाई है ये VLAN बन गई कि नहीं बन गई, इसको चेक करने के लिए एक कमांड होती है शो VLAN ब्रीफ। यदि इन 2 VLANs को छोड़ दी जाए जो अभी हमने बनाई, इसके अलावा डिफॉल्ट में देखिए VLAN 1 बना हुआ है, VLAN का जो नंबर है ऐसा कुछ दिखता है, VLAN के नीचे उसका नंबर और नेम के नीचे उसका नाम, डिफॉल्ट में नेम उसका आ रहा है डिफॉल्ट और नंबर आ रहा है 1। और जो भी ये 24 पोर्ट का हमारे पास स्विच है, 24 पोर्ट का जो स्विच है और उसमें जो 2 गीगाबिट पोर्ट्स दिए हैं अपलिंक्स वगैरह कनेक्ट करने के लिए, ये सारे पोर्ट डिफॉल्ट में VLAN 1 पे डले हुए हैं, ठीक है। और ये जो हमने 4 VLANs और बताए थे जो अलग अलग कामों के लिए रिजर्व हैं, तो इस तरह से 5 VLAN किसी भी स्विच के अंदर डिफॉल्ट में सिस्को के तरफ से बन के मिलते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया कि अभी हमने VLAN जस्ट क्रिएट किया है। हमने बताया था, हम लोगों ने अपने थ्योरी में बात किया कि जब हमारा VLAN यहाँ पे VLAN 1 2 3 4 क्रिएट होगा, इसके अंदर हमको पोर्ट्स भी असाइन कराने हैं, क्योंकि अभी हमने क्या किया कि 2 VLAN तो बना दिए, तो इसके अंदर जस्ट VLAN बने हैं। जैसे ही मैं पोर्ट असाइन करा दूंगा तो होगा क्या कि जो यहाँ पे सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन है वो छोटे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट होता जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िग टी में आते हैं और अपने पोर्ट्स को यहाँ से उठा के अपने इन VLANs के अंदर असाइन कराते हैं। तो इस यहाँ पे 2 चीजें होती हैं कि एक साथ एक बार में आप एक पोर्ट को असाइन कराना चाह रहे हैं। जैसे इंटरफेज फास्ट इथरनेट पोर्ट्स हैं, पहला पोर्ट का नंबर है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 0/1। अब क्या होगा, जो स्विच पोर्ट होगा, इस स्विच पोर्ट को मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, अब जो स्विच के पोर्ट्स होते हैं, स्विच की जो पोर्ट्स हैं इनके एक मोड होती है, उस मोड के बारे में मैं बात करना चाहूँ या मैं बताना चाहूँ तो स्विच के कई टाइप के मोड होते हैं, जो एक्सेस पोर्ट, ट्रंक पोर्ट, स्टैक पोर्ट, PoE पोर्ट्स। ये पोर्ट्स क्या होते हैं, इनका यूज क्या होता है, यहाँ पे यदि मैं बात करना चाहूँ स्विच पोर्ट्स के बारे में, स्विच पोर्ट्स नहीं बोलना चाहिए, बेसिकली पोर्ट्स बोलना चाहिए। तो जो पोर्ट्स के टाइप हैं ये क्या होते हैं, पहला जो टाइप है सपोज मैंने एक्सेस पोर्ट बोला, देन दूसरा मैं बनाऊंगा यहाँ पे ट्रंक पोर्ट, देन थर्ड नंबर पे है स्टैक पोर्ट, देन फोर्थ नंबर पे है PoE पोर्ट। इसी तरह आप देखेंगे कि RJ45 का भी पोर्ट मिलेगा फिफ्थ नंबर में, सिक्स नंबर में है SFP पोर्ट। इस तरह से अलग अलग पोर्ट्स आपको नेटवर्क डिवाइसेस के ऊपर मिलेंगे। इनका मतलब क्या है और इनका यूज क्या है, थोड़ा सा मैं जस्ट ब्रीफ में 1 मिनट में जस्ट बताना चाहूंगा फटाफट। एक्सेस पोर्ट क्या होता है, एक्सेस पोर्ट हमेशा अनटैग्ड फ्रेम को पास करते हैं जो सेम VLAN का हो। यदि डिफरेंट VLAN का कोई भी फ्रेम
किसी पोर्ट के ऊपर आता है, सपोज ये VLAN 1 में एक पोर्ट है 1 जो और दूसरा यहीं पे एक और सिस्टम है, जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं एक सिस्टम है A और एक सिस्टम है B, जो सेम VLAN के दोनों सिस्टम है। यदि A B के साथ कोई इन्फॉर्मेशन पास करना चाहता है तो सपोज ये A अपने 4 नंबर पोर्ट से कनेक्टेड है, तो A का ट्रैफिक 4 नंबर पे जाएगा और वो देखेगा कि हाँ ये मेरा जो फ्रेम है ये नॉर्मल अनटैग्ड फ्रेम है, जो कि सेम VLAN में मेरे इसी VLAN के अंदर दूसरे PC से बात करना चाह रहा है, तो जो कि कनेक्टेड है सेम VLAN के पोर्ट नंबर 8 से, तो उसको पोर्ट नंबर 8 के पास भेज देगा और वहां से ये नोड्स बी के पास या कंप्यूटर बी के पास पहुंच जाएगा ये ट्रैफिक। तो होगा क्या, जो अनटैग्ड फ्रेम आता है उसको पास कराने के लिए हमेशा एक्सेस पोर्ट यूज होते हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं कि एक्सेस पोर्ट हमेशा अनटैग्ड फ्रेम को ही पास कराते हैं जो सेम VLAN का हो। अब यहाँ पे एक चीज और आता है, एक दूसरा कॉन्सेप्ट आता है ट्रंक पोर्ट का। मान लो इस स्विच के ऊपर एक इस स्विच से हमने एक कनेक्टिविटी यहाँ से एक्सटेंड की और दूसरे स्विच यहाँ पे हमने एक इंस्टॉल किया, जैसा कि मेरे अभी डायग्राम में ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग आगे भी बात करेंगे। ये चारों VLAN की इंफॉर्मेशन मान लो मैं यहाँ से इस पोर्ट से पास करके और चाहता हूँ कि वो बाजू में एक मेरा ऐसा कोई स्विच हो जिससे ये चारों VLAN पास होके चला जाए। SW2 हो गया, मतलब स्विच 2 हो गया, ये स्विच 1 था मेरा। तो जब मल्टीपल VLANs की इंफॉर्मेशन को पास करना हो तो एक पोर्ट कॉन्फ़िगर किया जाता है जिसको ट्रंक पोर्ट बोलते हैं। तो ट्रंक पोर्ट हमेशा क्या करता है, टैग्ड फ्रेम, जब भी किसी VLAN का कोई ट्रैफिक इस ट्रंक के पास आता है तो VLAN क्या करता है, उस फ्रेम के ऊपर एक एडिशनल हेडर जिसको VLAN नंबर बोलते हैं, VLAN नंबर का एक एडिशनल हेडर उस फ्रेम के ऊपर लगा देगा और उसको ट्रंक पोर्ट के पास सेंड करेगा। ट्रंक पोर्ट उसको देखेगा कि हाँ ये मेरी प्रॉपर्टी से प्रॉपर मैच कर रहा है और उस इंफॉर्मेशन को पास करके नेक्स्ट स्विच के ट्रंक पोर्ट के ऊपर पहुंचा देगा। तो बेसिकली जो ट्रंकिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो ट्रंकिंग प्रोटोकॉल होते हैं वो भी दो टाइप के यहाँ पे होते हैं। इसी के जस्ट आगे मैं बता देता हूँ कि जो ट्रंकिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं, एक तो है IEEE 8021Q, ठीक है, कैपिटल में Q, इसी को .1Q भी बोलते हैं। दूसरा है ISL, ISL का फुल फॉर्म है इंटर स्विच लिंक, इसका जो फुल फॉर्म है INTERSWITCH स्विच लिंक। ये दो टाइप के ट्रंकिंग प्रोटोकॉल्स हैं जो ट्रंक पोर्ट के ऊपर काम करते हैं। इसमें से जो सबसे पहला प्रोटोकॉल हमने देखा IEEE 802.1Q, ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। मींस कि सिस्को के अलावा जिन अलग ब्रांड्स के स्विच मार्केट में आते हैं वो भी ट्रंक पोर्ट के लिए, ट्रंक पोर्ट से VLANs की इंफॉर्मेशन को पास करने के लिए ट्रंक पोर्ट के ऊपर इसी प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। दूसरा जो प्रोटोकॉल है ISL इंटर स्विच लिंक, ये प्रोटोकॉल भी ट्रंकिंग प्रोटोकॉल है बट सिस्को प्रोप्रिएटरी प्रोटोकॉल है। जो सिस्को के स्विच होंगे, यदि वहां पे हम ट्रंक के ऊपर इस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं तो वो इंफॉर्मेशन जो VLANs की होगी पास करके दूसरे स्विच को ऊपर देगा, बट ये प्रोटोकॉल किसी दूसरे ब्रांड के ऊपर नहीं मिलेगा। तो ये दो टाइप के आपके ट्रंकिंग प्रोटोकॉल हो गए। इसके बाद स्टैक पोर्ट्स हो गए। स्टैक पोर्ट्स वो पोर्ट्स होते हैं जब आपको फिजिकली स्विच को स्टैक करना पड़ता है, जैसे आप 2 या 3 से ज़्यादा या उससे भी ज़्यादा आप कोर स्विचेज, सपोज 3 कोर स्विच आपने अपने नेटवर्क में लगा लिए, जो लेयर 3 स्विच हैं, जो L3 स्विच हैं, आप उनको फिजिकली एक स्टैक केबल आती है उसको पीछे से स्टैक कर देंगे स्टैक पोर्ट के थ्रू। तो क्या होगा कि जब भी आप उस स्टैक्ड स्विच का कंसोल लेंगे तो तीनों स्विच का कंसोल एक साथ आपको दिखेगा। जितने भी स्विच, सपोज 48 पोर्ट के 3 स्विच, 48 पोर्ट के 3 स्विचेज को आपने फिजिकली स्टैक्ड किया हुआ है, और जब भी हम उनका कंसोल लेंगे तो आपको वो तीनों स्विच सिंगल कंसोल के अंदर दिखेंगे और उनकी मैनेजेबिलिटी भी वैसी होगी। उसमें क्या होगा, फॉल्ट टॉलरेंस वगैरह आपको मिलता है। कभी आपका कोई एक स्विच फॉल्टी हो गया तो आपकी सर्विसेज बाकी दो स्विचेस के ऊपर से चलती रहेंगी। वो सब आगे की बातें हैं, वो CCNP के आउट ऑफ द स्कोप बात है, बट जस्ट मैं आपसे CCNA से आउट ऑफ स्कोप की बात है, CCNP लेवल की चीजें हैं, बट यहाँ पे उसको मैं थोड़ा सा जस्ट आपको ब्रीफ करना चाह रहा था। POE पोर्ट्स क्या होते हैं,
पीओई पोर्ट वो पोर्ट होते हैं जब आप सपोज यहाँ से एक यहाँ पे आपको सीसीटीवी लगा हुआ है और यहाँ पे पावर का अरेंजमेंट नहीं है आपके पास और कैमरा आप यहाँ पे लगाना चाह रहे हैं, आप सीसीटीवी आपने अपने वेल्डर फिटर्स जो भी हैं या इंजीनियर्स हैं जो फील्ड में काम करते हैं उनको आपने बुलाया और बोला कि भैया मेरा सीसीटीवी कैमरा है, ये ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है, यहाँ पे इसको आप माउंट कर दो, बट यहाँ पे पावर, वो मेरे से पूछेगा कि सर यहाँ पे पावर का अरेंजमेंट तो है ही नहीं है। तो हमने इंडियाई डिपार्टमेंट जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है उनसे बात किया कि हमें यहाँ पे पावर का प्रोविजन हो सकता है क्या? उन्होंने बोला नहीं, पावर का प्रोविजन तो हम यहाँ पे नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसमें हमें ब्ला 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 प्रॉब्लम्स आ रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा स्विच है, यदि स्विच मेरा पीओई इनेबल्ड है तो होगा क्या कि यहाँ से एक सिंगल लाइन केबल हम उठाएंगे जो इस स्विच इस सीसीटीवी को ऊपर डाल देंगे, तो इसी लाइन के थ्रू इस कैमरे को पावर भी चली जाएगी और लाइन भी जो हम देना चाह रहे हैं, नेटवर्क भी देना चाह रहे हैं, वो भी इसके ऊपर चला जाएगा। इसी को बोलते हैं पावर ओवर इथरनेट। यही है पीओई पोर्ट। RJ45 पोर्ट्स के बारे में सब लोग जानते हैं, लैन पोर्ट सिंपली जिसको बोलते हैं। और एसएफपी पोर्ट्स वो पोर्ट्स होते हैं जिनके ऊपर हम लोग मॉड्यूल्स वगैरह कनेक्टेड करते हैं अपलिंक लेने के लिए। तो ये थोड़ा पोर्ट्स के बारे में डिटेल था। हम लोग यहाँ पे आगे बात कर रहे थे कि हमने क्या किया कि सबसे पहले दो वीलन बनाया, वीलन के अंदर अब हम पोर्ट असाइन करने वाले हैं। तो उसकी जो कमांड होती है स्विच पोर्ट, हम फास्ट इथरनेट 0/1 के अंदर है, स्विच पोर्ट मोड, इसको हम मोड बताने जा रहे हैं कि जो स्विच का जो ये पोर्ट है ये कैसे काम करे, एक्सेस पोर्ट की तरह काम करे, ट्रंक पोर्ट की तरह काम करे, कैसे काम करे। तो जो भी मैं आपको बता दूं कि वीलेंस के अंदर जो भी पोर्ट आप हमेशा ऐड करेंगे उनको आप एज अ एक्सेस पोर्ट ऐड करेंगे। तो इसको मैं बोलता हूँ स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। अभी इस पोर्ट का हमने मोड बताया, इसको ये नहीं बताया कि ये पोर्ट किस वीलैन के ऊपर जाके ऐड हो। तो इसको मैं बोल रहा हूँ कि स्विच पोर्ट एक्सेस करो किसको, वीलैन 10 को। इस तरह मैं 1 to 1 एक एक करके कमांड चला करके मैं देख, अभी डू शो वीलैन ब्रीफ जैसे मैं करूंगा, सॉरी डू शो वीलैन ब्रीफ, तो आप देख पा रहे हैं कि ये पोर्ट नंबर एक यहाँ से डिफॉल्ट से उठ के मेरा VLAN 10 के ऊपर आ चुका है। बट ये हो गया 1 to 1 प्रोसेस। एक एक पोर्ट्स को इस तरह से आप कॉन्फ़िगर करने जाएंगे तो ज़्यादा टाइम आएगा। तो मैं चाहता हूँ कि यदि मैं 10 पोर्ट के इस VLAN में साइन कराना चाहता हूँ तो सीधा मैं 10 पोर्ट को उठाऊँ और यहाँ पे मैं इसको ऐड कर दूँ। तो यहाँ पे होगा क्या कि इंटरफेस रेंज एक, सॉरी इसको यहाँ से एग्जिट करें, इंटरफेस रेंज कमांड होती है फास्ट इथरनेट 0/2 से, क्योंकि 1 को ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, स्पेस -10 करके एंटर करेंगे। स्विच पोर्ट मोड इसको हम बोलेंगे एक्सेस रहो। अब बोलेंगे कि स्विच पोर्ट एक्सेस करो VLAN 10 को, ठीक है। और इस कॉन्फ़िगरेशन को कर देता हूँ सेव। इसी तरह मैं आता हूँ कि इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/11 से ये चले जाओ 20 तक के पोर्ट्स, स्विच पोर्ट मोड इनको मैं बोलता हूँ एक्सेस, और स्विच पोर्ट एक्सेस करो VLAN 20 और इस कॉन्फ़िगरेशन को करता हूँ सेव। अब करता हूँ यहाँ पे मैं डू शो VLAN ब्रीफ। तो आप देख पा रहे होंगे कि आपके इतने पोर्ट्स डिफॉल्ट से उठ के यहाँ पे आ गए और इतने पोर्ट्स डिफॉल्ट से उठ के यहाँ पे आ गए। अब होगा क्या, क्या इनको IP एड्रेस मिल गया होगा? नहीं मिलना चाहिए। चेक करते हैं, यहाँ पे आते हैं, DHCP के ऊपर क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या होता है, IP एड्रेस मिलता है या फिर नहीं मिलता है। ये अभी अपीपा का IP उठा रहा है। हो क्या रहा है मैं आपको बता दूं, यदि यहाँ से सिंगल VLAN इस स्विच के ऊपर कॉन्फ़िगर होता और उसको पता चलता कि हाँ मेरे मेरे ब्रॉडकास्ट डोमेन के ऊपर सिंगल VLAN का ट्रैफिक आएगा, तो इसको मैं लेकर के सीधा अपने राउटर के पास जाऊंगा और वहां से मुझे DHCP का एड्रेस मिल जाएगा, ठीक है। बट अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने मल्टीपल VLANs कर दिए, तो जिस पोर्ट को यहाँ से हमने कनेक्टिविटी दूसरे डिवाइस मींस राउटर के साथ दी है उस पोर्ट को करना पड़ेगा ट्रंक, क्योंकि अब आप मल्टीपल VLANs की इंफॉर्मेशन को पास करना चाह रहे हैं। तो होगा क्या, इंटरफेस GI 0/1 पोर्ट जो आपके राउटर के साथ कनेक्टेड है उसके ऊपर आप जाएंगे और स्विच पोर्ट मोड अब यहाँ पे करेंगे आप ट्रंक, ठीक है। जैसे आपने ट्रंक किया वो पोर्ट अप हो गया, उसको देखिए स्टेट चेंज हुआ, अब तो पहले भी था बट स्टेट चेंज होके वो ट्रंक बन चुका है और इसको आप कर देंगे सेव। वो ट्रंक बना, क्या बना, उसके ऊपर कितनी VLAN पास हुई, डू शो इंटरफेस GI 0/1 एंटर करिए या ऐसा करिए डू शो इंटरफेस
GI0x1 स्टेटस। तो यहाँ पे क्या होगा, बता रहा है कि पोर्ट नंबर 0x1 आपका कनेक्टेड है और इसका जो VLAN है वो ट्रंक है, एक्सेस नहीं है, ये ऑटो डुप्लेक्स में है। इसकी स्पीड जो है वो 10 Mbps से लेकर के 100 बेस TX तक है। ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि ये पोर्ट आपका ट्रंक पोर्ट है, या फिर आप रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में भी जाएंगे, डू सो रन करके एंटर करेंगे तो वहां भी आपको पता चल रहा है कि ये आपका पोर्ट ट्रंक पोर्ट है। तो ये दो तरीके हैं जिनसे आप चेक कर सकते हैं कि आपने जो पोर्ट कॉन्फ़िगर किया है वो ट्रंक है या क्या है। अब चेक करें क्या इसको आईपी एड्रेस मिल रहा है। इसको स्टैटिक में डाला, इसको DHCP में डाला, थोड़ा सा वेट करिए, अभी भी इसको आईपी एड्रेस नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पे क्या इशू आ रहा है, आपको पता होना चाहिए या आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे जो मेरी VLAN बनी थी उसको हमने यहाँ पे ट्रंक पोर्ट बनाया। अब ये दोनों VLAN की इंफॉर्मेशन को इस ट्रंक पोर्ट के थ्रू पास करके ये राउटर तक तो भेज सकता है, बट राउटर के पास अब 2 DHCP सर्वर हैं। ठीक है, तो राउटर को पता कैसे चले कि मेरे को कौन सा VLAN के ऊपर कौन से DHCP की IP को देना है। इसके पहले भी हम लोगों ने देखा था कि जब सिंपल DHCP हमने कॉन्फ़िगर किया था और उसके साथ दो सिस्टम हमने कनेक्ट किए थे तो क्या उनको IP एड्रेस मिल रहा था? नहीं मिल रहा था। क्यों? क्योंकि हमने जब तक VLAN 1 के ऊपर जा करके एक डिफॉल्ट राउट का IP एड्रेस असाइन नहीं किया था तब तक उसको IP नहीं मिल रहा था। सेम चीज यहाँ पे हो रही है। इसके ऊपर दो DHCP सर्वर हमने कॉन्फ़िगर कर दिए, हमारा ट्रैफिक VLAN का यहाँ से पास होके यहाँ तक जा रहा है, बट उसको पता नहीं चल रहा कि मेरा VLAN का डिफॉल्ट राउट किधर है। जब तक उसको डिफॉल्ट राउट का एड्रेस नहीं पता चलेगा तब तक उसको IP एड्रेस नहीं मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, एक अब यहाँ पे दो चीजों को मैं एक साथ क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ, इसको थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिएगा कैसे। दो VLAN यहाँ पे अलग अलग हैं, सपोज VLAN 10 और VLAN 20 है, तो VLAN 10 के ऊपर जितने सिस्टम हैं वो VLAN 20 से कब तक बात नहीं करेंगे। इस लैब को मैं थोड़ा अलग तरीके से भी करके बता सकता था, बट दो चीजों को एक साथ मैं क्लियर करना चाह रहा था, इसलिए मैंने कुछ इस टाइप से लैब रेडी की। यदि VLAN 10 के अंदर 8 पोर्ट हैं या 8 यूजर्स हैं, VLAN 20 के ऊपर भी 8 यूजर है, 10 यूजर जो भी है, ये आपस में यदि कम्युनिकेशन करना चाहें तो कब तक कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं, जब तक कि दोनों VLANs के बीच में इंटर VLANिंग ना हो। मीन्स यदि ये VLAN हमने इसके अंदर बना दिया, सपोज यदि ये कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से होता, ये जो DHCP सर्वर मैंने यहाँ पे कर दिया है, ये DHCP सर्वर यहाँ ना बना के मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर देता जैसे मैंने पहले कॉन्फ़िगर किया। ठीक है, उसके बाद क्या करता कि मैं VLAN 10 के ऊपर जाता और एक जो DHCP मैंने 40 वाली बनाई है उसका IP एड्रेस दे देता, VLAN 20 के अंदर इंटरफेस VLAN 20 करता और उसके अंदर मैं IP एड्रेस इस 50.1 IP इसके अंदर असाइन करा देता और 40.1 IP VLAN 10 के अंदर असाइन करा देता। तो अब होता क्या कि जितने भी यूजर मेरे VLAN 10 में होते हैं, जितने कंप्यूटर होते हैं उनको VLAN 10 का IP मिलता, 20 वालों को 20 का IP मिलता। बट क्या 10 वाला यूजर का IP ट्रैफिक VLAN 20 के साथ कम्युनिकेट कर पाता? नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे अब दोनों VLAN का ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक, ब्रॉडकास्ट डोमेन अलग अलग हो गया। यही है वो प्रोसेस VLAN जिसके थ्रू हम लोगों ने क्या किया, आपको प्रूफ करने के हिसाब से, मन में कोई डाउट न रह जाए इसके हिसाब से मैं 2 मिनट और एडिशनल टाइम लूंगा। टाइम हालांकि काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, बट ठीक है, मैं 5 मिनट और कंसिडर करता हूँ एडिशनली। और यहाँ पे मैं दो स्विच लेता हूँ, दो सिस्टम्स लेता हूँ, यहाँ पे मैं केबल लेता हूँ। सेम जो सिनेरियो मेरा यहाँ पे है, सेम सिनेरियो को मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर करता हूँ। ये स्विच के ऊपर मैं गया, फटाफट मैं 2 मिनट के अंदर इस लैब को कंप्लीट करता हूँ। IP DHCP pool P1 नेटवर्क 10.127.40.1 सॉरी 40.0 255.255.255.0 डिफॉल्ट राउट 10.127.40.1 और DNS सर्वर है 4.2.2.2
और डोमेन नेम जो हम यूज कर रहे हैं ccna.com। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आईपी एक्सक्लूड वगैरह नहीं कर रहा हूँ। आईपी DHCP पूल 2 या P2 कुछ भी, सपोज हमने P2 लिख दिया यहाँ पे, और इसका जो नेटवर्क है 10.127.50.0 से लेके 255.255.255.0, जो डिफॉल्ट राउट है 10.127.50.1, DNS सर्वर 8.8.8.8, और डोमेन नेम ccna.com किया। इसको मैं करता हूँ एग्जिट। यहाँ पे मैं 2 VLAN क्रिएट करता हूँ, VLAN 10 नेम देता हूँ IT_NOC, और दूसरा VLAN में बनाता हूँ VLAN 20, इसका नेम देता हूँ एडमिन। अभी मैं VLAN के अंदर पोर्ट असाइन कराता हूँ, तो इंटरफेस रेंज FA 0x1 से लेके 10 पोर्ट्स, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस करो VLAN 10 को, इंटरफेस रेंज FA 0x11 से लेके 20 तक, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस करो VLAN 20 को, और डू राइट करो, एग्जिट किया, इंटरफेस VLAN 10 के ऊपर गया। जैसे ही आप इंटरफेस करते हैं वो VLAN के स्टेटस ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। आईपी एड्रेस 10.127 जो डिफॉल्ट राउट है वो मैं इसको दे रहा हूँ 255.255.255.0। ठीक है, नो शट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी नो शट हो चुका है। डू राइट करते हैं, इंटरफेस VLAN 20, आईपी एड्रेस 10.127.50.1, 255.255.255.0, और इसको करता हूँ डू राइट। अब सीधे हम लोग, तो ये 2 मिनट में लाइव ऐसे कंप्लीट होते हैं, ऐसे फटाफट कॉन्फ़िगरेशन होता है, बट एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा मैं एकदम स्लो और उस हिसाब से एक्सप्लेन करता हूँ कि समझ में आना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट हमने किया, अभी हम देखेंगे कि हमारा पोर्ट नंबर 1 से लेके पोर्ट नंबर 10 तक के यूजर को 40 का आईपी जाएगा, और यहाँ पे हमने कुछ भी एक्सक्लूड नहीं किया है, इसलिए सीधे 2 से, क्योंकि 1 तो हमने ऑलरेडी इसका गेटवे डिफाइन कर दिया, इसको 3 चला गया। हमने कुछ गलत कर दिया, शायद गलत ये कर दिया कि ये जो पोर्ट का कनेक्शन हमने किया है 1 नंबर और 2 नंबर से ही कर दिया है ना, गलत यहाँ पे हो गया है। तो हम क्या करेंगे, एक पीसी लेते हैं, क्योंकि हमने जो पोर्ट असाइन किए VLAN 20 में वो किए हैं कहाँ से, 11 से, तो हम कोई भी एक 15 का पोर्ट उठाते हैं और यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, इसको थोड़ा अप होने देते हैं, और यहाँ पे आते हैं डेस्कटॉप IP कॉन्फ़िग, थोड़ा सा पोर्ट अप होने देते हैं। अभी पोर्ट डाउन है तो हमारा DHCP फेल्ड हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा वेट करते हैं। जैसे हमारा पोर्ट अप होता है तो इसको एक IP50 का मिलना चाहिए, और इन दोनों का कम्युनिकेशन चेक करेंगे कि कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से ये जैसे ही मैंने यहाँ पे DHCP पे डाला, यहाँ पे 50 का IP मिलना चाहिए। सॉरी, फिर से चेक करते हैं। या कुछ कॉन्फ़िगरेशन पे शायद हमने गड़बड़ कर दिया है, इसको चेक करना पड़ेगा। VLAN 20 डू शो, थोड़ा सा ट्रबल शूट कर लेते हैं। डू शो, सॉरी डू शो, ना ना ना, पहले देख लेते हैं। डू शो VLAN ब्रीफ, तो हमारा 11 से लेके पोर्ट नंबर हमने प्रॉपर असाइन किया हुआ है, और डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ, इस पोर्ट से कनेक्शन है वो भी सही है, ये भी सही है। फिर तो IP प्रॉपर जाना चाहिए, ऐसे कैसे हो रहा है, और तो कुछ बच नहीं रहा है। जस्ट मिनट, मुझे वापस एक बार करने दीजिए। 2 मिनट का टाइम दीजिए फ्रेंड्स, मैं इसको पॉज करता हूँ, देखता हूँ कि इशू कहाँ पे आ रहा है, और वापस आते हैं अपने वीडियो के ऊपर। वेलकम बैक फ्रेंड्स।
तो ये फटाफट मुझे इशू मिल गया कि इशू कहाँ पे हो गया था। एक्चुअली मैं स्विच के ऊपर लॉगिन किया और यहाँ पे मैंने चेक किया डू शो रनिंग कॉन्फ़िग, और यहाँ पे मैं देख रहा था कि मेरा जो पूल P2 है ये तो बना ही नहीं था। पहला पूल मेरा बन गया था, कॉन्फ़िगरेशन मैंने प्रॉपर किया था, बट सेव करते समय जो भी प्रॉब्लम हुआ हो, ये कॉन्फ़िगरेशन मेरा सेव ही नहीं हुआ था। तो मैंने जैसे ही फटाफट वापस से ये पूल को रेडी किया और यहाँ पे एक सिस्टम को कनेक्ट किया पोर्ट नंबर 14 से, और इसको स्टैटिक पे करके जैसे मैंने DHCP पे किया तो ये IP एड्रेस इसको एक मिल गया। अब ये क्या होगा, यहाँ पे जो IP इसको मिला है 50.2 मिला हुआ है, और जो इस सिस्टम को IP मिला हुआ है वो 40.2 और 3 मिला हुआ है। तो मैं अपने इस सिस्टम पे आता हूँ, इसे कमांड प्रॉम्प्ट पे आता हूँ और इसको पिंग कराता हूँ। सबसे पहले अपने DHCP सर्वर 50.1 को चेक करते हैं, इसका अपने सर्वर के साथ कम्युनिकेशन प्रॉपर है कि नहीं है। प्रॉपर कम्युनिकेशन है अपने सर्वर के साथ, देख पा रहे हैं आप सभी लोग। बट जो दूसरा VLAN हमने रेडी किया है, क्या उसके साथ इसका कम्युनिकेशन होगा? नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अब दो ब्रॉडकास्ट डोमेन हो गए, दोनों ब्रॉडकास्ट डोमेन का सबनेट अलग अलग हो गया है। और एक सिनेरियो यहाँ पे आता है कि जब दो डिफरेंट ब्रॉडकास्ट डोमेन आपके नेटवर्क में हो और दोनों को कम्युनिकेशन कराना हो, तो एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है लेयर 3 डिवाइस का। आपको यहाँ पे अब एक लेयर 3 डिवाइस की जरूरत पड़ेगी, ये ड्रॉप आ गया। सेम कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने, ये सारा कॉन्फ़िगरेशन अभी मैं यहाँ से इरेज करता हूँ। ये सारा कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने अपने राउटर के ऊपर किया हुआ है, ये DHCP बना है, VLANs बने हैं। अभी ये सारा VLAN मेरा पास हो रहा है स्ट्रैंग पोर्ट के थ्रू, इसके पास जा रहा है। बट अभी इसको IP एड्रेस नहीं मिल रही है, क्योंकि हो क्या रहा है कि इस राउटर से एक ही पोर्ट के थ्रू दो DHCP सर्वर की रिक्वेस्ट जा रही है। अब उसको पता नहीं चल पा रहा है कि कौन से सर्वर को, कौन से होस्ट को कौन से DHCP सर्वर का IP असाइन कराना है। दूसरी बात, हम जो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट, इस लैब के थ्रू मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा था कि दो डिफरेंट जब VLAN का ब्रॉडकास्ट डोमेन आपस में आ जाता है तो वो कम्युनिकेशन कभी भी नहीं करेंगे। उनको कम्युनिकेशन करने के एक लेयर 3 डिवाइस लगानी पड़ेगी, या तो राउटर हो, या तो फायरवॉल हो, या फिर आपका लेयर 3 स्विच हो। तो यदि, और उसके अंदर जो प्रोसेस होती है इन दो VLANs को आपस में कम्युनिकेशन कराने के लिए, यहाँ पे यदि आप L3 स्विच लगाते हैं, यहाँ पे यदि आप एक L3 स्विच कनेक्ट करते हैं, सपोज मैं स्विच पे करता हूँ 3580 करके, एक ये सपोज इस तरह के L3 स्विच यदि आप लगाते हैं, मल्टी लेयर स्विच होगा, ये L3 स्विच है। तो यदि L3 स्विच लगाते हैं और जब ये दो VLANs का आपस में कम्युनिकेशन आप कराएंगे तो उसको बोलते हैं इंटर VLAN राउटिंग। यहाँ पे भी इंटर VLAN राउटिंग ही आप करा रहे हैं, दो VLANs के बीच में आप राउटिंग करा रहे हैं, उनका कम्युनिकेशन करा रहे हैं। तो यहाँ पे भी सेम चीज ही हो रही है। बट जब राउटर के थ्रू दो VLANs को आप कम्युनिकेट कराते हैं, दो डिफरेंट VLAN को कम्युनिकेट कराते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं राउटर ऑन स्टिक। तो ये प्रोसेस होती है राउटर ऑन स्टिक। आप यहाँ पे एक लेयर 3 डिवाइस लगा रहे हैं, दो डिफरेंट राउटर्स को आपस में कम्युनिकेट करा रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक छोटा सा कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन है, इसको थोड़ा बड़े ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या करेंगे कि एक सिंगल पोर्ट है मेरा फिजिकल पोर्ट। आप यहाँ पे जैसे अपना पॉइंटर लेके आएंगे तो आपको उसका पोर्ट नंबर भी दिखाएगा। पोर्ट नंबर ये GI 0x0x0 आपका एक पोर्ट है जो कनेक्टेड है स्विच के साथ। तो फिजिकली तो आपका एक ही पोर्ट कनेक्टेड है स्विच के एक फिजिकल पोर्ट के साथ, जो यहाँ पे ट्रंक पोर्ट बना हुआ है। और ट्रंक पोर्ट कैपेबल होता है डिफरेंट VLANs को पास करने के लिए। बट राउटर के अंदर तो भी एक ही पोर्ट है ना, तो वहां से एट अ टाइम एक DHCP को यहाँ पे ऑफर कर सकता है। बट दूसरे VLAN को भी यदि DHCP दूसरा ऑफर करना तो क्या करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, जो एक सिंगल पोर्ट मेरा फिजिकल पोर्ट है, इसको मैं दो मल्टीपल लॉजिकल पोर्ट में डिफाइन करा दूँ, डिसाइड यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दूंगा। जो मेरा GI पोर्ट 0x0x0 है, इसको दो लॉजिकल पोर्ट 0x0x1 और 0x0x2 दो में कन्वर्ट करूंगा। और 1 से मैं बोलूंगा कि VLAN 10 के लिए इंफॉर्मेशन चली जाए DHCP की, और 2 से VLAN 20 की इंफॉर्मेशन चली जाए। तो उसको बोलते हैं राउटर ऑन स्टिक। और जैसा ही मैं ऐसा करूंगा, दोनों राउटर्स के, दोनों VLANs के बीच में एक कम्युनिकेशन स्टेबल हो जाएगा। तो देखते हैं, मैंने जैसा बताया कि इंटरफेस GI 0x0x0.1 ये कमांड होती है। जैसे ही .1 आपने, मतलब इस फिजिकल पोर्ट को आप लॉजिकल पोर्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये .1 के ऊपर आप चले गए। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे,
इनकैप्सुलेशन की एक कमांड होती है, आप यहाँ पे इनकैप्सुलेशन यूज करना चाह रहे हैं .1q इनकैप्सुलेशन का, ठीक है। इनकैप्सुलेशन .1q आप कमांड लिखेंगे। अब ये इनकैप्सुलेशन किस वीलैन के लिए आप करना चाह रहे हैं, जो वीलैन के लिए करना चाह रहे हैं उसका नंबर आप यहाँ पे बताएंगे। तो नंबर सपोज मैं 1 का यूज करना चाह रहा हूँ वीलैन 10 के लिए, ठीक है। कुछ और यहाँ पे बताना है कि अपने को बैंडविड्थ डिले या भी इनकैप्सुलेशन इन सब की जरूरत नहीं है, एग्जिट करते हैं। इसी तरह इंटरफेस GI 0/0/0 डॉट 2 करते हैं, और इसको यहाँ भी मैं इनकैप्सुलेशन .1q ये कमांड हो गई। अब इनकैप्सुलेशन आप करना चाह रहे हैं VLAN 20 के लिए, और इसको डू राइट करिए, ठीक है। इसका फिजिकल कोड हालांकि अब ऑलरेडी हो गया दिख रहा है, बट यदि कुछ कंफ्यूजन हो तो आप इसको ऐसा भी एंटर करके इंटरफेस GI 0/0/0 और यहाँ पे भी नो शट कमांड चला सकते हैं। जब आप सब इंटरफेसेस बना रहे थे तो देखिए यहाँ पे लिख के भी आ रहा था कि आप मेन जो फिजिकल इंटरफेस है उसका सब इंटरफेस क्रिएट कर रहे हैं। अब हमने जैसे ये कॉन्फ़िगरेशन कर दिया कि VLAN 10 के पास VLAN 10 की इन्फॉर्मेशन जाए, VLAN 20 के पास VLAN 20 की इन्फॉर्मेशन जाए। अब एक छोटा सा कॉन्फ़िगरेशन और चेंज करना पड़ेगा। वो कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आपने जो यहाँ पे VLANs बनाए थे, इन VLANs के ऊपर अभी तक आपने उसका डिफ़ॉल्ट राउट नहीं बताया है। तो कॉन्फ़िग मोड पे हम यहाँ पे आएंगे, इंटरफेस करेंगे VLAN 10 और IP एड्रेस देंगे 10.127.40.1.255.255.255.0। एग्जिट करेंगे, इंटरफेस VLAN 20, IP एड्रेस देंगे 10.127.50.1.255.255.255.0 और एंटर, और डू राइट करके अब इस कॉन्फ़िगरेशन को कर देंगे सेव, और वापस से हमने कॉन्फ़िगरेशन को बिल्ड कर दिया। अब क्या होगा, यहाँ पे जो सिस्टम्स लगे हुए हैं इनको हम जरा चेक करें। जैसे ही हम इस सिस्टम के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे IP कॉन्फ़िगरेशन में क्लिक करेंगे, स्टैटिक से वापस हटाएंगे और DHCP में डालेंगे, तो देखते हैं कि क्या मैजिक होता है। ये मैजिक अभी प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, कुछ इशू है क्या, चेक करते हैं। हमने पोर्ट्स वगैरह प्रॉपर असाइन करा दिए थे क्या, शो VLAN ब्रीफ, बराबर पोर्ट्स वगैरह हमने लगा दिए हैं। यहाँ भी सब कुछ मेरा ओके है। शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में चेक करें, ये पोर्ट मेरा ट्रंक बना हुआ है, दोनों VLAN के ऊपर दोनों की इंफॉर्मेशन है। शो IP इंटरफेस ब्रीफ कमांड से चेक करें कि मेरा पोर्ट प्रॉपर अप है कि नहीं, सारे पोर्ट्स मेरे प्रॉपर अप हैं। डू शो रन, पूल 1 मेरा बना हुआ है और पूल 2 भी बना हुआ है, जिसके ऊपर IP एड्रेस प्रॉपर है, मेरा रेंज भी मेरे एक्सक्लूड है, सब कुछ ओके है। देख लेते हैं क्या कुछ मिस हो रहा है मेरे से। अभी भी मेरा DHCP फेल्ड हो रहा है, तो फ्रेंड्स एक मिनट मैं वापस से वीडियो को पॉज करूंगा और यहाँ पे चेक करते हैं कि मेरे से क्या मिस हो रहा है, और मैं आपके साथ वापस बैक आता हूँ। वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैंने जो एक कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया थोड़ा सा, वो कहाँ पे मिस हो गया, एक्चुअली जब हम इनकैप्सुलेशन की कमांड चलाते हैं यहाँ पे, और हमने दो सब पोर्ट्स बनाए थे, ये जो आप देख पा रहे होंगे गीगाबिट ईथरनेट 0/0/1 0/0/2, तो वहीं पे दोनों पोर्ट्स का एक्चुअली क्या है, जब हमने DHCP यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया है तो इन्हीं दोनों पोर्ट्स को मुझे इनका डिफ़ॉल्ट राउट बता देना चाहिए था। एक्चुअली जब हम राउटर अपने नेटवर्क पे यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे जो भी मेरा यूजर स्विच के साथ कनेक्टेड है उसका ट्रैफिक उस VLAN के पास जाएगा, उस VLAN से ट्रंक के पास जाएगा, ट्रंक से सारा ट्रैफिक पास होकर राउटर के पास जाएगा। क्योंकि जब भी आपके नेटवर्क में एक राउटर एक गेटवे आपने लगाया हुआ जिसका डिफ़ॉल्ट राउट आपने बताया हुआ है, तो वो डिफ़ॉल्ट राउट की इंफॉर्मेशन
इस राउटर के इन सब पोर्ट्स के ऊपर होनी चाहिए। तो वो थोड़ा सा मिस हो गया। तो मैं एक काम करता हूँ, आज दो रियल वर्ल्ड के टेस्टिंग सिनेरियो हमारे पास आए, दो इश्यूज हमारे पास क्रिएट और उनको हमने ट्रबल शूट किया। ये भी एक लर्निंग है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, VLAN इंटरफेस VLAN 10 के ऊपर जाएंगे और नो IP एड्रेस करके एंटर कर देंगे। इसी तरह इंटरफेस VLAN 20 के पास जाएंगे और नो IP एड्रेस कर देंगे। जब किसी VLANs या पोर्ट्स के ऊपर IP हटाना हो तो इस तरह का ये प्रोसेस भी होता है। ये भी देखने को मिल गया यहाँ पे। इसके बाद हम क्या करेंगे, राउटर के ऊपर एंटर करेंगे। राउटर में कॉन्फ़िगरेशन मोड पे ऑलरेडी हम लोग हैं यहाँ पे। इंटरफेस GI 0x0.0.1 के अंदर जाएंगे और इनकैप्सुलेशन ऑलरेडी मेरा चल चुका था, बट फिर से मैं एक बार चला देता हूँ। इनकैप्सुलेशन .1q VLAN 10 के लिए, और यहीं पे मुझे IP एड्रेस बतानी पड़ेगी 10। वही मुझे मिस हो रहा था उस टाइम पे कि कुछ तो मेरे से मिस हो रहा है। मैंने क्वेश्चन मार्क करके किया भी था, बट वो दिमाग से थोड़ा सा स्किप हो गया था। 10.127.255.255.255.0 और नो शट करना चाहें तो कर दें, अदरवाइज सपोर्ट से ऑटोमेटिक अप हो जाते हैं। इसके बाद इंटरफेस GI 0x0.0.2 के ऊपर आप जाएंगे, इनकैप्सुलेशन .1q करेंगे और VLAN 20 के लिए आप कर रहे हैं। देन यहाँ पे आप IP एड्रेस बताएंगे 10.127.50.1.255.255.255.0 और इस कॉन्फ़िगरेशन करेंगे सेव, एग्जिट डू राइट। अब ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया आपका ओके। अब यहाँ पे आप IP पे आएंगे, स्टैटिक पे आएंगे, DHCP में करेंगे तो आपको डेफिनेटली IP एड्रेस मिल जाना चाहिए, और ये IP एड्रेस आपको मिल गया है। यहाँ पे आप आके दूसरे पोर्ट्स के ऊपर चेक करें, इसको भी IP मिला हुआ है। 50 IP हमने रिजर्व किया हुआ है इसलिए। अब मैं एक काम करता हूँ, दो सिस्टम यहाँ पे और हम लोग लेते हैं यहाँ पे और उनको चेक करते हैं कि क्या IP मिलता है। दूसरे VLAN के ऊपर डालते हैं, दूसरे VLAN का IP डेफिनेटली उनको आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और 14 नंबर से इसको कनेक्ट करता हूँ और वापस से मैं केबल लेता हूँ और 15 नंबर से मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। इसके बाद पोर्ट को प्रॉपर ऑफ होने देते हैं। इसके बाद एक छोटा सा टाइम्स और 5 मिनट का टाइम मैं और लूँगा। उसके बाद हम लोग इस लेक्चर को यहीं पे एंड करेंगे। ऑलरेडी ये मुझे लग रहा है 1 घंटे कुछ मिनट का ये लेक्चर ऑलरेडी जा चुका है। 1 घंटे 32 मिनट का ऑलरेडी लेक्चर हो चुका। बट फ्रेंड्स, आप लोग ले काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था और कई चीज़ें मैंने इसमें कवर कर दी हैं, इसलिए थोड़ा सा लेक्चर ये लेंदी हो गया, क्योंकि कॉन्सेप्ट एक ही लेक्चर में यदि 1 to 1 रिलेट होके क्लियर हो जाता है तो वो हमेशा याद रहता है। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं और सबसे पहले डेस्कटॉप के ऊपर आएंगे, IP कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे, DHCP में। इस बार मुझे VLAN 20 का IP मिलना चाहिए, डेफिनेटली मुझे मिला भी है। ये DHCP को बनाते हैं और ये मिल भी चुका है। अब हम लोग यहाँ पे एक प्रैक्टिकल करके एक लैब और छोटी सी हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे हमने एक राउटर की लेयर 3 डिवाइस लगाया है, दो VLANs को कम्युनिकेट कराने के लिए, इंटर VLAN राउटिंग के लिए। तो सबसे पहले मैं इस एक PC पे बैठा हूँ जिसको मैं अभी यहाँ पे चेक करें IP कॉन्फ़िग। तो आपको बता रहा है कि मेरा IP एड्रेस है 51 50.51 मेरा सबनेट मास्क ये है, डिफ़ॉल्ट गेटवे है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपको CCNA आपका जो डोमेन नेम दिखा रहा है ये दिखा रहा है, और DNS यहाँ पे DNS की इन्फॉर्मेशन आपके पैकेट ट्रेसर के ऊपर नहीं आ रही, बट डेफिनेटली आप जब रियल वर्ल्ड में आएंगे तो आपको DNS की इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे एड्रेस वगैरह भी दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और नहीं दिखा रहा आपको, DHCP सर्वर वगैरह क्या है, वो सब रियल वर्ल्ड में आपको दिखता है। तो मैं यहाँ पे अब जो कॉन्फ़िगरेशन चेक करना चाह रहा था कि ये अपने DHCP सर्वर के गेटवे तक तो डेफिनेटली जा ही रहा होगा। दूसरा, अब ये 40.1 के साथ भी कम्युनिकेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमने दो VLANs के ऊपर एक लेयर 3 डिवाइस लगाई, जिसको हमने लगाया वो है राउटर, और राउटर के थ्रू हमने राउटर ऑन स्टिक एक कॉन्फ़िगरेशन किया। इसी तरह यदि आप यहाँ पे लेयर 3 डिवाइस लगाते हैं तो उसमें आप सेम चीज़ करेंगे।
यहाँ पे एक राउटर लगाएंगे, उसके ऊपर उसमें आप दो चीजें कर सकते हैं, सॉरी यहाँ पे यदि आप लेयर 3 डिवाइस लगाते हैं, कोशिश करूंगा कि एक लैब में उसके ऊपर भी करके आपको दिखाऊं। यहाँ से दो कनेक्शन आप अलग अलग भी डाल सकते हैं या सिंगल एक कनेक्शन भी इसके ऊपर डाल सकते हैं, और यहाँ पे एक कमांड आपकी चलानी पड़ेगी आईपी राउटिंग, जैसी आप आईपी राउटिंग कराएंगे डिफरेंट, तो फिर ये इस राउटर का आपका यहाँ पे यूटिलाइजेशन ही नहीं रह जाता है। राउटर को हटाएंगे, सीधा आप एक कोर स्विच रखेंगे L3 से L2 कनेक्ट करेंगे, सारा DHCP सारा कॉन्फ़िगरेशन आप उसके अंदर डालेंगे और आईपी राउटिंग कमांड चलाएंगे, तो वो डिफरेंट दो VLANs के बीच में कम्युनिकेशन करा देगा। देखते हैं इसका भी एक लैब करके चेक कर लेंगे, या फिर आप लोग एक बार देखिएगा कि लेयर 3 डिवाइस के साथ कैसे करते हैं L3 यूज करके, तो आपको आसानी से आप कर पाएंगे, सारा कॉन्फ़िगरेशन करके ट्राई करेंगे। बट देखिए मेरा एक कोशिश रहेगा, क्योंकि उसमें L3 डिवाइस में जब भी आप आईपी एड्रेस असाइन करने जाएंगे तो आपको डायरेक्ट पोर्ट के ऊपर असाइन नहीं कराने देता है, तो आपको बताना पड़ता है कि नो स्विच पोर्ट, ये स्विच पोर्ट नहीं है, ये राउटर का पोर्ट है, थोड़ा थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन चेंज रहता है, उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे। अभी जो मैं यहाँ पे एक नेक्स्ट टर्म के बारे में बात करने वाला हूँ, वो है VTP। VTP के बारे में थोड़ा सा मैं पहले थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं कि VTP एक्चुअली में क्या होता है, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। VTP का जो फुल फॉर्म है वो है VLAN ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। 5 मिनट का और टाइम लूंगा, फटाफट कंप्लीट करते हैं। VTP का यूज केस क्या है, VTP का यूज क्यों आया, सबसे पहले समझते हैं। सपोज अभी हमने यहाँ पे VLAN 10, 20, 30, 40 ऐसे हमने यहाँ पे 50 VLAN क्रिएट कर लिए। अब यहाँ पे जो मेरा एक दूसरा कंप्यूटर भी लगा हुआ है, इसको मैं चेक करूँ, अभी जैसे ही मैंने इसको DHCP पे डाला, तो क्या इसको आईपी एड्रेस मिल रहा है, नहीं मिलना चाहिए लॉजिकली। क्यों नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि इस स्विच के पास दो डिफरेंट VLAN की इन्फॉर्मेशन है, और मैंने अभी तक इस पोर्ट को ट्रंक नहीं बोला है। जैसे मैं ट्रंक कर दूंगा और इधर भी ट्रंक कर दूंगा, तो ये सारी VLAN की इन्फॉर्मेशन पास होके, और यहाँ पे बट उस केस में जैसे मैं ट्रंक करूंगा और यहाँ पे ट्रंक करूंगा, फिर इसके बाद यहाँ पे जितनी भी एग्जिस्टिंग VLAN है 10, 20 या 40-50 और VLANs जो भी हैं, वो सारे VLAN मैनुअली यहाँ पे बनानी पड़ेगी सेम नंबर और सेम नेम के साथ। जब वो सारी VLANs यहाँ पे मैं बना दूंगा और इन दोनों तरफ को ट्रंक कर दूंगा, तो क्या होगा कि जैसे ही, और फिर यहाँ पे पोर्ट्स को मैं VLAN के अंदर असाइन कराऊंगा, जिस पोर्ट के ऊपर जिस जो VLAN मेरा असाइन होगा उस अकॉर्डिंग मुझे आईपी एड्रेसेस वगैरह यहाँ पे मिल जाएगा। बट यहाँ पे प्रोसेस जो मैं इतनी बड़ी करने वाला हूँ, उसमें कहीं ना कहीं एरर या ह्यूमन एरर होने की चांस है। यदि अभी तो मेरे पास दो VLAN है जिनका छोटा सा दो नाम है और उनको मैं इजिली कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। सपोज यहाँ पे 50, 100 इस टाइप से VLAN हो गए, 50 VLAN हो गए, एक एक VLANs का यहाँ पे नंबर देना और उनका नाम देना टिपिकल है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं ह्यूमन एरर आ सकती है, और ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। जैसे यदि दोनों स्विचेस के ऊपर VLAN का नेम नंबर कुछ भी एक लेटर भी मिस हो गया, तो कम्युनिकेशन होना आपका इस स्विच से इस स्विच में इन होस्ट का बंद हो जाएगा। तो उसके लिए एक प्रोसेस आता है कि ऐसा कोई टेक्नोलॉजी है हमारे पास कि यदि इस स्विच में मैं कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर दूं, और जितना भी एग्जिस्टिंग यहाँ पे VLANs है मेरे, वो ऑटोमेटिक सारा कुछ पास हो गए इस स्विच के ऊपर आ जाए, और यदि कुछ ऐसा हो जाता है तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो उस केस में क्या होगा, एक टेक्नोलॉजी है VTP, VLAN ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। ट्रंक के ऊपर ये VTP क्या करता है, VLANs को ऑटोमेटिक पास करा देता है, जिसके मोड होते हैं सर्वर मोड, दूसरा मोड है क्लाइंट मोड, तीसरा मोड है ट्रांसपेरेंट मोड। ठीक है, तीन मोड में आपका VTP वर्क करता है, सर्वर, क्लाइंट एंड ट्रांसपेरेंट मोड। अब तीनों मोड का डिफरेंट क्या क्या है समझ लेते हैं। सपोज अपने इसी लैब में आ जाते हैं, यहाँ पे इसको मैंने बता दिया कि VTP सर्वर है, तो इसके ऊपर कोई भी यदि मैं VLAN बनाता हूँ, 10 या 20 बने हुए हैं, 30, 40, 50 और बनाता हूँ, तो वो सारे VLAN यहाँ से पास होके यहाँ पे आ जाएंगे। बट इस स्विच को यदि मैंने कर दिया क्लाइंट, और इस VLAN के अंदर, इस स्विच के अंदर मैं कोई भी VLAN बनाऊंगा, तो वो VLAN खाली इसी स्विच के अंदर एग्जिस्ट करेगा, वो ट्रंक पोर्ट के थ्रू पास होके अपने किसी भी नेबर स्विच के पास नहीं जाएगा। ये बेसिक सा डिफरेंट हो गया सर्वर और क्लाइंट के बीच में। सो सबसे बड़ा स्टैंडर्ड डिफरेंट है। सर्वर आपका VTP मोड यदि सर्वर है, और डिफॉल्ट में सभी स्विचेस के ऊपर
VTP का जो मोड होता है वो सर्वर ही होता है, उसे चेंज करके मुझे क्लाइंट या ट्रांसपेरेंट हमें करना पड़ता है। तो जैसे ही मैं VTP यहाँ पे कॉन्फ़िगर करूँगा, डिफ़ॉल्ट मोड उसका सर्वर होता है, जो बाकी VLANs उसके बाद में बनाता जाऊँगा, वो सारे VLAN ऑटोमेटिक पास होके यहाँ पे आ जाएँगे। कैसे? इसको करके मैं देख लेता हूँ। इसके सबसे पहले मैं इंटरफ़ेस GI 0/1 पे आता हूँ। ये 1 से ही कनेक्शन है क्या? एक बार ऐसा चेक कर लेते हैं। या कमांड लाइन से आपको चेक करना हो तो भी आप कर पाओगे, वो भी मैं आगे बता दूंगा आपको। 1 पे नहीं, 2 पे आता हूँ, क्योंकि 1 ऑलरेडी राउटर से कनेक्टेड है। और इसको करता हूँ स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, और इसको करता हूँ डू राइट। इसके बाद मैं अपने इस स्विच के ऊपर आता हूँ और यहाँ पे CLI में जाके इनेबल, सॉरी इसी की मैं बात कर रहा था, ब्रॉडकास्ट डोमेन पे चला गया है। मेरा 1 मिनट का टाइम ये वेस्ट जाएगा, तो तब तक हम लोग इसका थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। हमने अभी देखा कि सर्वर मोड का क्या यूज है। जब भी सर्वर VTP का मोड सर्वर होगा किसी भी स्विच के ऊपर, तो जितने भी VLAN उस स्विच के ऊपर बनेंगे, वो सारे VLAN को अपने नेबर स्विच के पास जो उससे डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे, वहां पे ट्रंक पोर्ट के थ्रू पास करता जाएगा। क्लाइंट यदि हमने मोड कर दिया, तो यदि कोई VLAN में उसके अंदर बनाऊंगा, तो स्विच VLANs बनाने के लिए तो हमें अलाउ करेगा, बट VLAN की इंफॉर्मेशन अपने नेबर स्विच को पास नहीं करेगा। तीसरा टर्म्स इसमें आता है ट्रांसपेरेंट। सपोज इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। यहीं पे मेरे एक्सटेंडेड VLAN क्रिएट होते हैं। स्विच मेरा 1 2 और ये 3 हो गया। इसको मैंने कर दिया मोड सर्वर, और इसका मोड मैंने कर दिया ट्रांसपेरेंट, और इसका मोड मैंने कर दिया क्लाइंट। अब होगा क्या, ये तीनों स्विच आपस में इस तरह से इंटरकनेक्टेड हैं। स्विच 1 स्विच 2 स्विच 3, लिख भी देता हूँ थोड़ा सा, SW1 SW2 और ये हो गया SW3। ये तीनों स्विचेज आपस में कनेक्टेड हैं। सपोज ये सर्वर मोड का मेरा यहाँ पे VTP मोड सर्वर में मैंने कोई भी VLAN यहाँ पे बनाई, वो VLAN पास होके अपने ट्रांसपेरेंट VLAN के पास ट्रांसपेरेंट एक अपने नेबर स्विच के पास जाएगा, जहाँ पे VTP मोड ट्रांसपेरेंट है। तो ट्रांसपेरेंट का मतलब है जैसे पारदर्शी, एक तरह से अपन देखें ट्रांसपेरेंट है, पूरी ट्रांसपेरेंसी रखता है। मींस ये जो भी सर्वर मोड वाले स्विच से सर, जहाँ पे स्विच में VTP का मोड सर्वर होगा, वहां से जो भी VLAN पास होके ट्रांसपेरेंट मोड वाले स्विच के पास आएगी, वो स्विच क्या करेगा कि किसी भी VLAN की इंफॉर्मेशन को अपने पास स्टोर नहीं करेगा, जस्ट वो सारी इंफॉर्मेशन अपने अगले स्विच को पास कर देगा। तो ये काम है ट्रांसपेरेंट का। अब अपने लैब के ऊपर हम वापस यहाँ पे आ जाते हैं, इनेबल, और यहाँ पे यदि आप चाहते हैं कि जो अभी एरर ऊपर आई थी अपने डोमेन सर्वर 255.255.255 के ऊपर सर्च कर रहा था, ये ना करे, तो नो IP डोमेन लुकअप की एक कमांड होती है, इसको आप कर दें कि अपने डोमेन के ऊपर कोई भी लुकअप वो ना करे। अब क्या होगा, इसमें हम इंटरफेस GI 0/1 के ऊपर जाएंगे और स्विच पोर्ट मोड ट्रंक करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन सेव करेंगे। जैसे ही हमने दोनों तरफ ट्रंक किया, तो क्या मेरी VLANs यहाँ से स्विच 1 से स्विच 2 के पास आ गई होगी? चेक कर लेते हैं। डू शो VLAN ब्रीफ, डू शो। अभी भी हम देख रहे हैं कि मेरा कोई भी VLAN पास होके नहीं आया है। तो VLAN को पास कराने के लिए हमारा जो प्रोटोकॉल यहाँ पे यूज होगा, BTP यूज होगा। तो BTP को हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हम देखें कि BTP का स्टेटस, डू शो VTP स्टेटस। अभी BTP का स्टेटस आपको क्या दिखा रहा है? BTP का वर्जन जो कैपेबल है 1 और 2 कर सकता है, जिसमें BTP का वर्जन 1 रनिंग में है। BTP का डोमेन अभी कुछ भी नहीं डला हुआ है, ठीक है। और BTP प्रूनिंग मोड डिसेबल्ड है। BTP ट्रैप्स, इन सब के बारे में भी हम बात नहीं करेंगे, ये आगे लेवल की चीज है। BTP का जो ऑपरेशन मोड है डिफॉल्ट में मैंने बताया था कि सर्वर रहता है, और मैक्सिमम ये 255 VLANs को सपोर्ट कर सकता है। अभी जो रनिंग VLAN है वो 7 है। 7 कैसे हैं? 5 VLAN डिफॉल्ट में बने हुए हैं और 2 VLAN हमने 10 और 20 बना दिए हैं, ठीक है। और कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर इसका
4 है। अब हम देखते हैं यूटीपी को कॉन्फ़िगर करने के लिए क्या करना पड़ेगा। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, जब भी आप 2 स्विचेज़ या 2 से ज़्यादा स्विचेज़ के बीच में यूटीपी के थ्रू वीलैन्स की इन्फॉर्मेशन पास करना चाहते हैं, तो सभी में आपका जो यूटीपी डोमेन नेम होगा वो सेम होना चाहिए। कैसे? जैसे यहाँ पे मैं करता हूँ यूटीपी डोमेन CCNA, चेंजिंग यूटीपी नेम null to CCNA। अब यहाँ पे मैं देखूँ do show VTP स्टेटस, तो जब जो नल था, नल इन द सेंस कि कुछ भी नहीं था, अब यहाँ पे इसका डोमेन नेम चेंज होकर CCNA हो गया। ठीक है, सेम कॉन्फ़िगरेशन मुझे दूसरे स्विच के ऊपर भी करनी पड़ेगी। बस एक और डिफ़ॉल्ट में ऑलरेडी उसका मोड सर्वर था, तो मैंने सर्वर ही रहने दिया है। यहाँ पे मैं करूँगा VTP डोमेन नेम CCNA। ठीक है, ये यहाँ पे बता रहा है डोमेन नेम ऑलरेडी सेट। ये ट्रंक के थ्रू पहले क्या था, यदि मैं VTP पहले कॉन्फ़िगर करता और ट्रंक पोर्ट बाद में उनको अलाउ करता, ट्रंक पोर्ट बाद में बनाता, तो मेरा VTP की इन्फॉर्मेशन पास होके नहीं आती। पहले ही मैंने ट्रंक पोर्ट कॉन्फ़िगर कर दिए, तो दोनों तरफ ये बन के आ गया मेरा VTP। बट यहाँ पे क्या होगा, डू शो VTP स्टेटस करके आप देखोगे, तो यहाँ पे इसका भी मोड सर्वर है। मीन्स अभी ये स्विच भी यदि कुछ कॉन्फ़िगरेशन करता है वीलैन के रिगार्डिंग, तो वो वीलैन यहाँ से पास होके इस स्विच के पास आएगा, और यदि ये स्विच कोई चेंज करता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन पास होके इस स्विच के पास आएगी। बट मुझे ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ऐसे में ह्यूमन एरर हो सकती है और कहीं कोई विलेन बना और वो गलती से पास होके कोर तक पहुंच गया, जो इन्फॉर्मेशन जिस विलेन को मैं वहां पे नहीं रखना चाह रहा था। तो मैं क्या करूंगा, VTP मोड, यहाँ पे 3 मोड आपको दिखेंगे, क्लाइंट सर्वर ट्रांसपेरेंट, तो इसको क्लाइंट कर देना है और डू राइट करेंगे। अब यहाँ पे आप चेक करिए कि आपके विलेन क्या पास होके आगे, जिसकी कमांड है शो विलेन ब्रीफ, एंटर करिए। ये 2 विलेन आपके पास होके आ गए, IT और नॉक। अब इसमें एक चीज मैं और कर देता हूँ, कुछ पोर्ट असाइन करा के हम लोग चेक करते हैं। CONFT इंटरफेस रेंज FA0/1 से लेकर के 10 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस करो VLAN, स्विच पोर्ट एक्सेस करो VLAN 10 को। और मुझे क्या करना है, इंटरफेस रेंज FA0/11 से लेकर के 20 स्विच पोर्ट मोड करो एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस करो VLAN 20 को। कॉन्फ़िगरेशन को सेव करता हूँ, इसके बाद मैं एग्जिट एक बार और एग्जिट और डू राइट। अब यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, ये तीनों मेरे स्विच अभी 1 2 3 से शायद मैंने कनेक्ट कर दिया था, तो एक VLAN का ही IP मिलेगा। दूसरे VLAN का IP यहाँ पे लेने के लिए मैं 2 PC और यहाँ पे लगा देता हूँ। मीनवाइल ये अप हो जाएंगे, इनको मैं कनेक्ट कर देता हूँ पोर्ट नंबर 14 और 15 से। जब तक ये आप होते हैं तब तक मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि इन पे इन्फॉर्मेशन पास होके आई क्या DHCP की। एक बार स्टैटिक में डाल के वापस से DHCP में डालेंगे। अब यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आ जाना चाहिए। ये मेरे सारे जितने 3 PC यहाँ पे लगे हुए हैं VLAN 10 में असाइंड है, इसलिए इनको VLAN 10 मीन्स 40 डॉट समथिंग IP यहाँ पे मिलेगा सभी के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे आके देखते हैं 50 का IP मिलना चाहिए, डेफिनेटली 50 का मिलना चाहिए। ये 50 का मिल गया। इसके ऊपर भी 50 का IP मिलना चाहिए। तो रियल वर्ल्ड में क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे एक कोर स्विच आपने यहाँ पे लगा लिया, राउटर लगा लिया, जिसके ऊपर आपने DHCP वगैरह कॉन्फ़िगर कर लिए, VLANs वगैरह आपने स्विचेज में बना, एक स्विच में आपने बना दिए। अब वो सारे VLANs को आपका एक दूसरा साइट यहाँ पे आता है, तो आपने एक नई साइट यहाँ पे डेवलप कर ली, फिर एक नई साइट आपकी कुछ आती है। सपोज आपके ऑफिस में एक नया साइट आया जिसको आपने यहाँ पे कर लिया, फिल करो भैया ये कलर। ओके, तो यहाँ पे होगा क्या कि एक नया साइट आपका डेवलप होता है, उसको आपने यहाँ पे बना दिया, और सेम एक और स्विच आपने यहाँ से यहाँ लगाया, और इस स्विच से एक स्विच में अपलिंक दिया, उसका आपने ट्रंक बनाया, BTP बनाया, और आपने क्लाइंट्स कनेक्ट किए। तो इस तरह आप जब एक लोकल लैन को मैनेज करते हैं और आपका नेटवर्क एक्सटेंड होता जाता है, छोटे छोटे लैन ऑफिस आपके रिक्वायरमेंट पड़ती है कि मुझे 25 यूजर एक मेरा नया ऑफिस
बन रहा है प्रोजेक्ट ऑफिस, जहाँ पे मैं अपने प्रोजेक्ट को थोड़ा सा और एक्सपांड करने के लिए कंपनी का रिक्वायरमेंट आया तो मैंने वहाँ पे एक यहाँ से फाइबर डाला और सीधा दूसरे लोकेशन तक फाइबर ले गए, दोनों एंड में टर्मिनेट किए। टर्मिनेट कराने के बाद इस स्विच से कनेक्शन किया, नेक्स्ट स्विच में कनेक्शन किया और वहाँ पे मैंने सारा कुछ ट्रंक और बीटीपी बनाया। तो जो डीएससीपी की और सारी इन्फॉर्मेशन वीलैन की थी सारा कुछ पास होके यहाँ पे आ गया। यहाँ पे यूजर्स बैठे और अपना काम करने लगे। तो इस तरह से रियल वर्ल्ड में लैन का एक्सपांशन होता है। ठीक है, तो इसलिए मैं एकदम रियल वर्ल्ड के एग्जांपल्स लेके यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा था और सारी चीजें आई होप गाइस कि हम लोगों ने यहाँ पे डीएससीपी और वीलैन वीटीपी और उसके ट्रैकिंग प्रोटोकॉल्स, ये सारी चीज़ों के बारे में काफ़ी डिटेल्स ऑलरेडी हम लोगों ने बात कर लिया। आई होप सारा कुछ आपको समझ में आया होगा। आप लोग एक दो बार इसको प्रैक्टिकल करिएगा और नए नए लैब्स बना के इसको चेक करिएगा। ठीक है गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट गाइज में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।